देखो भाई, हमारा सुहोंग उस टूटे फूटे कमरे में एकदम शांति से बैठा था। उस कचरे और मलबे के बीच वो बड़े सुकून से ध्यान लगा रहा था। बाहर लोगों का मेला लगा था, लेकिन उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत को अगले लेवल पर ले जाने में था। वो जल्दी से आगे बढ़ना चाहता था, इसीलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। हमारे एमसी ने तुरंत अपना सिस्टम खोला और अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली। उसने अपनी सारी मार्शल वैल्यू को स्पिरिट स्टैट में झोंक दिया ताकि जादुई शक्ति मिल सके। तभी एक चमकती हुई नीली रोशनी उसके चारों तरफ लपक गई। देखते ही देखते वो एक असली स्पिरिट मास्टर बन गया और उसने अपनी आंखें मूंद ली। वो इस नई और अनोखी शक्ति के एहसास का पूरा लुत्फ उठा रहा था। इस नए झटके को परखने के लिए उसने कुछ नया करने की सोची। उसने अपनी ताकत से हवा में एक चमकता हुआ रूहानी मुक्का तैयार कर लिया। दिमाग से चीजों को काबू करना उसे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो शरीर में कोई तीसरा हाथ निकल आया हो। थोड़ा पसीना बहाते हुए उसने जल्दी से अपनी सिस्टम स्क्रीन को देखा। वहां चेक करने पर पता चला कि उसकी स्पिरिट स्टैट अब पूरी तरह बदल चुकी है। उसका लेवल अब 100% के पार निकल गया था, जो कि सच्ची में गजब था। इस ताकत का असली असर देखने के लिए उसने अपना पूरा ध्यान एक जगह लगाया। उसने बिना हाथ लगाए अपने भारी भरकम पलंग को आराम से हवा में उठा दिया। सिर्फ एक सोच से इतना बड़ा काम होते देख हमारा सुहोंग तो खुशी से फूला नहीं समाया। देखो भाई, हमारा एमसी अब हवा में तैरने लगा है और उसका भाला भी उसके साथ ही उड़ रहा है। वो तो फूला नहीं समा रहा, क्योंकि अब उसके पास हवा में चलने की ताकत आ गई है। अब वो शियान की तरह ही बिना जमीन को छुए हमला कर सकता है और हवा में ही घूम सकता है। शियान की तरह अब उसने ठान लिया है कि अपनी इस नई शक्ति का पूरा फायदा उठाएगा। उसने मन बना लिया है कि वो शियान की उस खतरनाक ए रैंक वाली मार्शल आर्ट को चुरा लेगा। साथ ही उसने वोंग टियानुओ की लड़ने वाली टेक्निक पर भी अपनी नजर गड़ा दी है। उसका इरादा एकदम साफ है कि वो सबका बाप बनकर ही रहेगा। अगले दिन की सुबह होते ही एकदम से चीख पुकार मच गई और सबको जल्दी बुलाया गया। उन्हें हुक्म मिला कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर सबको मैदान में हाजिर होना है। साफ कह दिया गया कि अगर कोई भी देर से पहुंचा तो उसके पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। फिर क्या था, सभी ट्रेनीज की हालत खराब हो गई और वो तेजी से नीचे की तरफ भागने लगे। बेचारे डर के मारे हड़बड़ी में सीढ़ियों से उतर रहे थे और गुस्सा भी कर रहे थे। सब चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि इस कैंप का नियम तो बिल्कुल ही पागलपन है। पहले तो उन्होंने मुश्किल एंट्री टेस्ट दिया और फिर दिन भर थका देने वाली मेहनत की। इतनी भारी ट्रेनिंग और रात को हुए उस खतरनाक हमले ने सबकी जान निकाल दी थी। एक ही दिन में इतना सब झेलने के बाद उनका बुरा हाल हो गया था, लेकिन रोने का वक्त नहीं था। देखते ही देखते आंगन में सभी लोगों का एक बड़ा मेला सा लग गया। लेकिन हमारा सुहोंग तो बड़े आराम से अंगाइयां लेते हुए वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था और वो बिल्कुल निश्चिंत दिख रहा था। उसे पिछली रात की अफरा तफरी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो एकदम मस्त था। इंस्ट्रक्टर लिंडा सबके सामने आई और उन्हें देखकर थोड़ा सुकून मिला कि सब सही सलामत है। देखो भाई, कोई एक बंदा इस अचानक बुलाई गई सभा में थोड़ा लेट पहुंचा। फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसने माना कि उसे उम्मीद थी कि सब इतने बुरे पिटे होंगे कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा, लेकिन सबकी हिम्मत देखकर वो उनकी तारीफ करने लगा। तभी एक खतरनाक दिखने वाला स्टूडेंट शिकायत करने लगा कि वो सिर्फ इसलिए हारा क्योंकि उस पर धोखे से गंदा हमला हुआ था। वो डंडास दे रहा था कि उसे अपना कच्चा तक पहनने का वक्त नहीं दिया गया और उस हमलेबाज ने सीधा उसके निचले हिस्से पर वार कर दिया था। तभी लिंजी ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या कोई असली एलियन शिकारी तेरे कपड़े पहनने का इंतजार करेगा तुझ पर अचानक हमला करने से पहले? उसका दोस्त जोर से हंसने लगा और उसे कच्चा भाई बोलकर चिढ़ाने लगा। भीड़ से ये सब देखते हुए हमारे एमसी सुहोंग को इंस्ट्रक्टर की बात सही लगी कि असली जंग में कुछ भी हो सकता है। हालांकि वो सबकी थकान और हालत को भी समझ रहा था। सबकी नाराजगी को भांपते हुए लिंजी ने ऐलान किया कि अब एक ऐसा बड़ा टेस्ट होगा जो सबको खुद को साबित करने का एक बराबर का मौका देगा। उसने फिर हमें बताया जाता है कि एक ऑटोमेटिक मशीन सबका टेस्ट लेने वाली है, जहां उनकी जान, लड़ने की ताकत और शरीर की ऊर्जा को परखा जाएगा। साथ ही उनका हौसला, शारीरिक बल, रफ्तार और मारधाड़ करने का हुनर भी देखा जाएगा। ये सुनकर वहां के 3 सबसे बड़े खिलाड़ी, हमारा वोंग, टियानो, शियान और लिनशिंग, बड़े ही घमंड के साथ सब सुन रहे थे। तभी लिंजी ने बताया कि इसके बाद सबकी रैंक भी निकाली जाएगी। जो भी बच्चे टॉप 10 में आएंगे उन्हें हर दिन फायदा मिलेगा। उनकी रैंकिंग के हिसाब से उन्हें रोजाना पॉइंट्स दिए जाएंगे। ये पॉइंट्स उनकी तरक्की के लिए बहुत जरूरी होने वाले थे। अरे भाई, ये सुनते ही सारे ट्रेनीज एकदम जोश में आ गए। सबको पता था कि ऊपर की 3 जगह तो उन एलिट्स ने पहले ही कब्जा कर रखी हैं। इसलिए बाकी सबने ठान लिया कि वो बची हुई 7 जगहों के लिए जी जान लगा देंगे। हर कोई बस उन बची हुई पोजीशंस को पाने के लिए मरने मरने पर उतारू था। लेकिन हमारा एमसी सुहोंग तो अलग ही मजे में था और धीरे से मुस्कुरा रहा था। वो बस ये सोच रहा था कि आखिर पहले नंबर वाले को इनाम में क्या धमाका मिलेगा।
लिंजी ने शोर मचाते हुए लड़कों को तुरंत चुप कराया और फिर वो सबको लेकर उस जगह गई जहां असली इम्तिहान होने वाला था। देखते ही देखते वो सब एक बहुत ही बड़े गोदाम जैसे कमरे में पहुंचे। वहां लिंजी एक बड़े से स्टेज पर जाकर खड़ी हो गई। उसके पास एक मशीन रखी थी जो देखने में बिल्कुल एक स्पाइडर की तरह लग रही थी। दरअसल ये टियर 2 की मशीन थी जो किसी की भी असली ताकत का पर्दाफाश कर सकती थी। अब जैसे ही भीड़ शांत हुई तो असली खेल शुरू होने वाला था। तभी ग्रैंड मास्टर चिन टियान ली ने बड़े ही खतरनाक तरीके से सारे बच्चों को घूरना शुरू किया। उन्होंने ध्यान दिया कि उनका असली निशाना भीड़ के बीच बड़े मजे से छुपा हुआ है। तभी सू हांग के बगल में खड़े उस पट्टी वाले लड़के ने सोचा कि ग्रैंड मास्टर शायद उसके अंदर की छुपी हुई ताकत को देखकर बड़े मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन सू हांग ने उसे देखा और सीधे सीधे बोल दिया कि भाई तेरा वहम है। तभी ग्रैंड मास्टर की उन भारी नजरों का दबाव महसूस करके हमारा एमसी सू हांग पसीने पसीने हो गया, क्योंकि वो जानता था कि असली निशाना तो वही है। फिर ग्रैंड मास्टर चिन ने वहां खड़े सारे लड़कों को संबोधित किया। उन्होंने सबके लिए एक बहुत बड़े इनाम का ऐलान कर दिया। जो भी इस पूरे इम्तिहान में सबसे ऊपर आएगा उसे मौका मिलेगा एक असली ए रैंक वाली मार्शल आर्ट या कोई तेज रफ्तार वाली टेक्निक चुनने का। ये सुनते ही सारा मैदान खुशी से झूम उठा। सब समझ गए थे कि अब वो टॉप 3 सुरमा अपनी पूरी जान लगा देंगे। इसलिए सारे चेले चपाटे आपस में बहस करने लगे कि कौन बाजी मारेगा। तभी वोंग तियानियों का चेहरा एकदम ही गंभीर हो गया। वो जानता था कि ए रैंक वाली विद्या कितनी जरूरी है। ये चीजें इतनी नायाब थी कि उसके बड़े खानदान के पास भी गिन चुनी ही बची थी। इतने बड़े खानदान का होने के बाद भी उनके पास सिर्फ 2-4 ऐसी ताकतें थी। शियान के चेहरे पर एक अलग ही भरोसा था। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो बस यही सोचकर पागल हो रहा था कि इतनी बड़ी क्षमता उसके हाथ लगने वाली है। ऐसी ऊंचे दर्जे की स्किल देखकर लाइनिंग ने अपना चेहरा अपने पंखे के पीछे छुपा लिया, लेकिन पंखे के पीछे से उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही थी। उसके अंदर जीतने की आग थी, क्योंकि एक ए रैंक की टेक्निक मिलना कोई मामूली बात नहीं थी। इससे वो अपने घर वालों को गलत साबित कर सकता था, जो उसकी रफ्तार का मजाक उड़ाते थे। अब वो सबको अपनी रफ्तार दिखाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे एमसी सू हांग की आंखों में अलग ही चमक थी। उसने पक्का इरादा कर लिया था, क्योंकि एक और ए रैंक टेक्निक का लालच उसके सर चढ़कर बोल रहा था। वो इस नई टेक्निक को पाने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अरे भाई, उसने सोच लिया था कि अब वो अपनी पूरी जान लगा देगा और इनाम लेकर ही रहेगा। सारी भीड़ को गौर से देखते हुए चिंतन ली ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। देखो दोस्तों, उसकी असली चाल तो कुछ और ही थी जो वो सबसे छुपा रहा था। इस परीक्षा के पीछे उसका असली मकसद हमारे एमसी की काबिलियत को परखना था। वो देखना चाहता था कि सू हांग की असली हद क्या है और उसमें सच में कितनी ताकत है। अपने मंसूबों को आगे बढ़ाते हुए उस बड़े उस्ताद ने सबके सामने ऐलान कर दिया। ग्रैंड मास्टर ने सबको बताया कि किसके बाद किसका नंबर आने वाला है। सबसे पहले लिन शिंगा आएगा, उसके बाद शियान और फिर वोंग तियानियों की बारी होगी। ये सुनते ही वहां मौजूद बाकी सारे लड़कों के बीच खुसर फुसर शुरू हो गई। अरे भाई, सबकी हालत खराब थी, क्योंकि माहौल बहुत ही खतरनाक हो चुका था। अब बारी आई खेल की शुरुआती लाइनअप की, जहां सब बस यही सोच रहे थे कि इसके नसीब इतने खराब होंगे जो चौथे नंबर पर आएगा और इतने भारी दबाव का सामना करेगा। तभी बड़े उस्ताद ने बड़े ही सुकून से चौथे खिलाड़ी का नाम लिया, जो था हमारा सू हांग। बाकी सब तो हैरत में पड़ गए, लेकिन सू हांग बिल्कुल शांत था, मानो उसे पक्का यकीन हो गया हो कि उसे ही जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उसके पुराने स्कूल के साथी चेन शान और लीटू उसे बड़ी दया भरी नजरों से देखने लगे। उन्हें याद आया कि सू हांग दाखिले के वक्त सबसे आखिरी नंबर पर आया था, तो वो सोचने लगे कि कहीं इसने उस्ताद का कुछ बिगाड़ा तो नहीं। बाकी लोग भी आपस में कानाफुसारी करने लगे। उन्हें लगा कि उस्ताद ने जानबूझकर सबसे कमजोर बच्चे को उन 3 महारथियों के पीछे रखा है, ताकि सबके सामने उसकी बैंड बच सके और बाकी निकम्मों को थोड़ी शर्म आए। इन सब बातों को अनसुना करके चिंटन ली ने उन्हें असली मुकाबला शुरू करने का हुक्म दिया, जहां सबसे पहले शारीरिक ताकत का इम्तिहान होना था और उसके बाद लड़ने के हुनर का। लिन शिंगी आगे बढ़ा, बड़े ही मजे में, ये कहते हुए कि सिर्फ ताकत दिखाना उसका असली काम नहीं है। और फिर वो तेजी से आगे लपका। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसने उस मशीन पर एक करारा मुक्का दे मारा। तभी मशीन की स्क्रीन एकदम से चमक उठी और वहां पूरा 4013 का स्कोर साफ दिखने लगा। अरे भाई, वहां खड़ी भीड़ तो बस देखती ही रह गई। सब सोच रहे थे कि 4000 से ज्यादा का स्कोर कितना कमाल है, खासकर उसके लिए जो इसे अपनी कमजोरी बता रहा था। तभी एक दूसरे लड़के ने एक बात समझाई कि अगर उसकी खौफनाक ए रैंक रफ्तार से इसे परखा जाए तो ये ताकत उसके मुकाबले में वाकई थोड़ी कम थी। हमारा एमसी सू हांग बड़े सुकून से ये सब देख रहा था। ये एहसास हुआ कि लिन सिंह की बुनियाद बहुत ही तगड़ी है, तभी तो वो इतनी बड़ी ए रैंक टेक्निक को झेल पा रहा है। अब सू हांग ने फटाफट अपना सिस्टम तैयार कर लिया, क्योंकि वो लिन सिंह के अगले हुनर को कॉपी करने के लिए बेताब था। वो बस देखना चाहता था कि अब कौन सा चमत्कार होगा।
तभी लिन शिंगी ने अपनी मुट्ठी में हरी हवा का एक बावंदर बनाया। वो देखने में किसी खतरनाक तूफान जैसा लग रहा था। उसने अपनी क्लाउड हाइडिंग गेल फिस्ट का झटका दिया और उस मशीन पर एक बहुत ही जोरदार धमाका कर दिया। बेचारी मशीन पूरी तरह थरथरा गई और उसका स्क्रीन हिलने लगा। अरे भाई, स्कोर सीधा छलांग मारकर 5642 तक पहुंच गया है। ये देखकर सबकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि 5600 के ऊपर स्कोर करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इतने स्कोर का मतलब है कि ये अब एक टियर 2 मार्शल आर्टिस्ट के बराबर आ चुका है। वहां खड़े लोग उसकी उस खौफनाक ताकत को देखकर दंग रह गए थे। सब उसकी बी रैंक टेक्निक का लोहा मान रहे थे, पर हमारे एमसी ने तभी अपना खेल दिखाया। सू होंग ने बड़ी चालाकी से उसकी हवा वाली शक्ति को पूरी तरह कॉपी कर लिया था। वो क्लाउड हाइडिंग गेल फिस्ट अब हमारे हीरो के हाथों में हरी रोशनी बनकर घूम रही थी। फिर उसने थोड़ा दिमाग लगाया और सारे आंकड़ों की जांच परख शुरू की। उसे समझ आया कि इस बी रैंक 8 ने लिन शिंगी के स्कोर को सिर्फ 1600 पॉइंट से ही बढ़ाया था। सू होंग को यह बढ़त देखकर बिल्कुल भी मजा नहीं आया और उसे यह बहुत कम लगा। लिन शिंगी बड़े घमंड के साथ नीचे उतरा, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। शियान ने उसका ये नाटक देखकर उसका मजाक उड़ाया और उस पर जोर से हंसने लगी। उसने साफ कह दिया कि तेरा ये रिजल्ट तो एकदम मामूली और बेकार है। इस बात से लिन शिंगी को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने पलटकर शियान को ही ललकार दिया। उसने कहा कि अगर तू इतनी ही होशियार है तो मुझसे अच्छा करके दिखा। जब शियान की बारी आई तो उसकी बेस कॉम्बैट पावर सिर्फ 3253 निकलकर सामने आई। वहां के लोग कहने लगे कि एक स्पिरिट मास्टर का शरीर थोड़ा कमजोर होना तो आम बात है। सबको पता था कि उसकी असली ताकत उसके शरीर में नहीं बल्कि दिमागी शक्ति में छुपी है। वो अपने दिमाग से चीजों को हिलाने और काबू करने में माहिर थी। अब असली मजा तब आएगा जब उसकी मार्शल स्किल्स का असली इम्तिहान शुरू होगा। अगले ही पल शियान की आंखें चमकने लगती हैं और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। वो अपनी दिमागी ताकत से हवा में एक बहुत ही बड़ा और भारी भरकम सुनहरी रंग का हथौड़ा तैयार करती है और उसे पूरे दुम से उस मशीन पर दे मारती है। तभी हमारे एमसी सू होंग का सिस्टम तुरंत हरकत में आ जाता है और उस लड़की की शक्ति को कॉपी करके स्पिरिट वेपन बनाने वाली उस कमाल की टेक्निक को हासिल कर लेता है। बिना किसी मेहनत के इतनी बड़ी चीज पाकर एमसी का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ये ट्रेनिंग कैंप तो उसके लिए असली खजाना है। एमसी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वो मन ही मन खुद से सवाल करने लगता है कि टेस्ट खत्म होने से पहले वो और कितनी शक्तियां चोरी छुपे अपने नाम कर लेगा। उधर शियान अपना हाथ जोर से नीचे करती है और वो भारी भरकम जादुई हथौड़ा सीधा जाकर उस टेस्टिंग मशीन पर पूरी ताकत से गिरता है। अगले ही पल स्क्रीन जोर से चमकती है और वहां पर 5942 का एक जबरदस्त स्कोर दिखाई देता है, जिसे देखकर सब दंग रह गए। सभी लोग हैरान थे क्योंकि उसने लिन शिंग के स्कोर की बैंड बजा दी थी और उसका ये स्कोर उसकी पुरानी ताकत से लगभग दुगना था। हर कोई स्पिरिट मास्टर्स की इस खतरनाक और धमाकेदार ताकत को देखकर हैरान था, लेकिन भीड़ के बीच खड़ा हमारा एमसी सू होंग बस मजे ले रहा था। अरे भाई, हमारा एमसी सोचने लगता है कि ये स्पिरिचुअल ताकत असली लड़ाई में कितनी काम आती है। इसकी मदद से तो वो हवा में भी आराम से चल सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो चीजों को अपने इशारों पर नचा सकता था। और तभी उसने एक नई कोशिश की। देखो यार, अब वो अपने दिमाग में उस हथियार बनाने वाली विद्या का रियाज करने लगता है। उसने अपने ऊपर वो चमकती हुई सुनहरी शक्ति इकट्ठा करनी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी उंगली से चुटकी बजाई तो देखो क्या हुआ। वो बनाया हुआ अक्ष पल भर में गायब हो गया और एमसी को थोड़ी थकान होने लगी। तब सू होंग को एहसास हुआ कि किसी भी चीज को असली रूप देना इतना आसान नहीं है, चाहे वो कोई खतरनाक हथियार हो या कोई दरिंदा। इन्हें बनाने के लिए बहुत दुम चाहिए। इसके लिए तो भाई भंडार भर के स्पिरिचुअल शक्ति खर्च हो जाती है। पसीने से लथपथ होकर उसने ये मान लिया कि अभी उसके पास उतनी ताकत नहीं है। उसकी स्पिरिचुअल ताकत अभी इतनी कम थी कि वो इस बड़े कमाल को कर ही नहीं सकता था। अभी इस हुनर को सीखना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए सू होंग ने रुख बदल लिया। उसने सोचा कि चलो इसे बाद में देखेंगे, और तभी उसकी नजर वापस स्टेज पर गई। वहां अब वोंग तियानुओ अपनी बारी के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा था। सब लोग बेचैन थे कि अब इस एलीट बंदे का असली जलवा देखने को मिलेगा। हर कोई देखना चाहता था कि एलीट ट्रेनी में आखिर कितना दम होता है। और वोंग तियानुओ आगे निकल आया। वो पूरे रौब के साथ आगे बढ़ा और तभी वहां मौजूद भीड़ शोर मचाने लगी। लोग उसका हौसला बढ़ाने लगे और उसकी जबरदस्त ताकत के कसीदे पढ़ने लगे। लोग उसकी बर्बेरियन गॉड बॉडी को देखकर उसे असली चंग का देवता बोल रहे थे। अरे भाई, हमारा एमसी सू होंग भी एक एक चीज बहुत ध्यान से देख रहा था। वो ये जानने के लिए बेचैन था कि वोंग तियानुओ का ये मशहूर शरीर उसके खुद के ओवरलॉर्ड बॉडी के सामने कितने पानी में है।
अब सबको होशियार करते हुए वोंग तियानुओ ने हमले की तैयारी की और पूरी ताकत से उस मशीन पर एक धाकड़ पंच चढ़ दिया। भाई, उसके मुक्के लगते ही वहां एक खतरनाक झटका महसूस हुआ। वो हवा का दबाव देखकर वहां खड़े बाकी ट्रेनीज की हालत खराब हो गई। सब दंग रह गए क्योंकि वोंग तियानुओ का सिर्फ ये साधारण सा हमला लिन शिंग की स्पेशल टेक्निक से बस 300 पॉइंट पीछे था। इसी से पता चलता है कि उसकी ताकत किस दर्जे की है। ये देखकर खुद ग्रैंड मास्टर चिंतन ली भी काफी खुश हुए। उन्हें इस एलीट ट्रेनी का दमखम सच में पसंद आया। उन्हें लगा कि इस बंदे की बुनियाद सच में बहुत मजबूत है। फिर वोंग ने ग्रैंड मास्टर के आगे इज्जत से सर झुकाया और बताया कि अब वो अपने असली हुनर का जलवा दिखाएगा। अब बारी थी उसके दूसरे दांव पेच दिखाने की। वहीं भीड़ में खड़ा सू होंग हल्का सा मुस्कुराया क्योंकि वो कब से वोंग के उस खतरनाक हमले का इंतजार कर रहा था। उसे देखना था कि आखिर उसके ए रैंक अटैक में कितना दम है। देखो भाई, उसने अपनी शक्तियों को जगाया जिससे एक हल्की नीली रोशनी दिखने लगी। वो नीली आग तेजी से जलने लगी और उसने उसके हाथ को पूरी तरह घेर लिया। उसने अपने दाएं हाथ को तना और लड़ने की एक तगड़ी हालत में आ गया। अपनी चमकती हुई मुट्ठी को पीछे खींचकर वो वार करने के लिए तैयार था। उसके चारों तरफ आग जैसी ताकत का एक घेरा सा बन गया था। इस अनोखे हुनर को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। तभी ग्रैंड मास्टर चिन ने उस हुनर को गौर से देखा और पहचान लिया। उन्होंने बताया कि ये तो बहुत ही खतरनाक ए रैंक वाली बोन नेदर फायर फिस्ट है। तभी हमारे एमसी सू होंग के सिस्टम में एक जोर की घंटी बजती है। उसके सामने एक संदेश आता है जो बता रहा था कि उसने कमाल कर दिया है। उसने बड़ी ही आसानी से उस आग वाली तकनीक को पूरी तरह कॉपी कर लिया था। वो इतना खुश हुआ क्योंकि उसे पुरानी एक जरूरी बात याद आ गई थी। उसे याद आया कि मार्शल आर्ट्स पेविलियन में इस हुनर का भाव बहुत ज्यादा था। उस एक हुनर के लिए पूरे 2800 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने पड़ते थे, लेकिन हमारे एमसी ने तो इसे बिना किसी खर्चे के मुफ्त में ही लपेट लिया था। अब वोंग तियानु ने पूरे ध्यान के साथ अपना हमला शुरू किया। उसने अपनी पूरी जान लगाकर एक धमाकेदार मुक्का मारा। उसने वो आग से भरी मुट्ठी सीधा उस टेस्टिंग मशीन के ऊपर दे मारी। उस हमले से इतनी भयंकर और तेज शक्ति निकली कि सब दंग रह गए। अगली ही पल मशीन की स्क्रीन चमक उठी और एक बहुत बड़ा अंक दिखा। वहां 7534 का स्कोर देखकर सभी ट्रेनीज के होश उड़ गए थे। उसे तब एहसास हुआ कि उसकी ए रैंक की टेक्निक ने उसे काफी आगे पहुंचा दिया है। अब उसके हमले की ताकत बिल्कुल एक मिडिल स्टेज योद्धा के बराबर हो गई थी। टियर 2 मार्शल आर्टिस्ट बनने के ये काफी करीब था और ये वाकई में हैरान कर देने वाली बात थी। इतनी बड़ी छलांग लगाना कोई छोटी बात नहीं थी क्योंकि उसकी असली ताकत पहले तो सिर्फ 350 के आसपास ही थी। और ये देखकर ग्रैंड मास्टर चिन ने भी उसकी खूब तारीफ की। उन्होंने बताया कि वोंग तियानु के पिताजी हमेशा से ही बड़ी बड़ी बातें करते रहते थे। वो हमेशा गर्व से कहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर एक महान ग्रैंड मास्टर बनेगा, और आज चिन को भी उनकी उन बातों पर पूरा यकीन हो गया था। वोंग तियानु ने भी बड़े गर्व के साथ उनकी हर एक तारीफ को हंसकर स्वीकार किया। जब इन तीनों बड़े खिलाड़ियों ने इतना ऊंचा मुकाम सबके सामने रख दिया था, टैब ग्रैंड मास्टर ने अंत में अपने असली निशाने की तरफ रुख किया। उन्होंने बिना किसी देरी के सीधा हमारे एमसी यानी सू होंग को स्टेज पर बुलाया। जैसे ही सू होंग बड़े ही आराम से बिना किसी डर के आगे बढ़ने लगा तो वहां मौजूद बाकी सारे लोग रास्ता छोड़कर आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें सू होंग पर थोड़ा तरस आ रहा था क्योंकि उन्हें लगा उसका मजाक बनेगा। सबको यही लग रहा था कि इन बड़े एलीट्स के बाद आने वाला लड़का तो सिर्फ बेइज्जती ही करवाएगा। उन्होंने सू होंग के शांत चेहरे को देखकर यह गलत फहमी पाल ली कि उसने हार मान ली है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमारा एमसी अंदर ही अंदर कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। उस मशीन के बिल्कुल सामने खड़े होकर सू होंग अब पूरी तरह तैयार था और वहां ग्रैंड मास्टर चिन उसे बड़े ध्यान से आगे की बातें समझा रहे थे। भाई, पहली बारी में उसे सिर्फ अपने शरीर की असली ताकत दिखानी थी। इसमें कोई भी मार्शल आर्ट्स या जादूगरी का इस्तेमाल करना सख्त मना था, लेकिन हमारा एमसी सू होंग तो बिना किसी फिक्र के बिल्कुल तैयार खड़ा था। उसने तुरंत हाँ बोल दी और एक तगड़ी स्टैंस लेकर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ पीछे खींचा और हवा में एक अलग ही जोर महसूस होने लगा। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि आसपास की हवा में सरसराहट होने लगी। एक गहरी सांस लेते ही उसके चेहरे के तेवर पूरी तरह बदल गए। वो अब बहुत सीरियस लग रहा था और उसकी आंखें जुनून से चमक रही थीं। उसका पूरा ध्यान अब सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने पर लगा था। इनाम जीतने के जुनून में सू होंग ने एक बहुत ही जोरदार मुक्का चलाया। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार वही पहले नंबर पर आएगा। जैसे ही उसका नंगा मुक्का उस मशीन पर जाकर जोर से लगा, वहां एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सबकी आंखें खुली की खुली रख दी। उस मुक्के से ऐसी लहर निकली कि चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। वो भारी भरकम मशीन भी उसके वार से बुरी तरह कांपने लगी। जैसे ही स्क्रीन पर स्कोर दिखा, सबके होश ठिकाने आ गए। वो बिना किसी टेक्निक के दिमाग हिलाने वाला असली स्कोर था।
पूरे 6551 का स्कोर देखकर सब सुन पड़ गए। ये देखकर ग्रैंड मास्टर चिन और लिंडसे की हालत पतली हो गई। उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और डर साफ दिखने लगा। देखो भाई, ग्रैंड मास्टर तो पूरी तरह दंग रह गया। वोंग मान ही मान रहा था कि उसने अब तक हमारे इस नौजवान एमसी की खतरनाक और असली ताकत को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी थी। वहां खड़े सारे ट्रेनीज के बीच एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुला का खुला रह गया। फिर अचानक से वहां शोर शराबा शुरू हो गया, क्योंकि उन ट्रेनीज को अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वो सोचने लगे कि कहीं ये मशीन ही तो खराब नहीं हो गई। वो सब इस बात से परेशान थे कि जो लड़का शुरुआती परीक्षा में सबसे आखिरी नंबर पर आया था, वो आज ऐसे अंकड़े दिखा रहा था जिसने सबका ये भरोसा तोड़कर रख दिया कि वोंग तिएंटोआ ही इस पूरे कैंप का असली राजा है। अरे भाई, वहां के टॉप 3 एलीट्स की भी पूरी तरह फट गई थी। लिन शिंगही की तो सारी हीरोपंती ही निकल गई। उसने सोचा कि इतनी भयानक शारीरिक शक्ति किसी भी मामूली पहले दर्जे के योद्धा के पास होना बिल्कुल नामुमकिन है। उसने गलत समझ लिया कि सू होंग ने पक्का चोरी छिपे दूसरे दर्जे की ताकत हासिल कर ली है। इस गर्मागर्मी को खत्म करते हुए सू होंग ने मुड़कर देखा अरे भाई, एमसी ने बड़े सुकून से उस्तादों से पूछा कि क्या वो अब अपने मार्शल आर्ट्स वाले इम्तिहान को आगे बढ़ा सकता है। बेचारे ग्रैंड मास्टर चिन तो अभी भी सदमे में थे, लेकिन उन्होंने फिर भी सू होंग को हाँ बोल दिया। सू होंग वापस उस इम्तिहान वाले मैदान में जा खड़ा हुआ और अपने अगले हमले के लिए एकदम मजबूत तैयारी कर ली। उसका सिस्टम बड़ी तेजी से उस नई ताकत को समझने लगा था। जैसे जैसे उसकी पकड़ बढ़ रही थी, वैसे ही एक हल्की नीली आग जैसी चमक दिखने लगी, जो बिल्कुल वोंग तिएंटो के हमले की तरह ही उसके पूरे शरीर पर छा गई। देखते ही देखते वो नीली आग उसके बदन पर जलने लगी थी। जब उसकी काबिलियत 80% के पार गई, तब सू होंग को एहसास हुआ कि इस ए रैंक वाली बोन नेदर फायर फिस्ट को सीखना तो उसकी पुरानी रफ्तार वाली टेक्निक से भी ज्यादा आसान और तेज था। उसे लग रहा था कि यह धमाकेदार हुनर उसके लड़ने के तरीके पर एकदम फिट बैठता है। जब सू होंग अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर रहा था, तब इंस्ट्रक्टर लिन से जोर से कहने लगी कि न जाने इसका आखिरी नतीजा कितना ऊपर जाएगा और कितने निशान मिलेंगे, क्योंकि वो जानती थी कि सू होंग यहाँ, क्योंकि हमारा एमसी एक बिल्कुल मामूली खानदान से ताल्लुक रखता था। लिंसे को लगा कि शायद इस बेचारे के पास इतने पैसे या जरिए नहीं होंगे कि वो किसी घटिया या नीचे लेवल की लड़ाई से ऊपर सीख सके। पर तभी ग्रैंड मास्टर चिन ने अपनी आंखें सिकोड़ी, क्योंकि उन्हें उस नए शिष्य के अंदर से निकल रही एक बहुत ही भयंकर शक्ति का एहसास होने लगा था। उन्होंने तुरंत इंस्ट्रक्टर को टोकते हुए उसकी गलती सुधारी और बताया कि इस खतरनाक चमक को देखकर लगता है कि ये कोई मामूली या घटिया दर्जे की लड़ाई करने वाली टेक्निक तो बिल्कुल नहीं है। तभी सू होंग के सिस्टम ने घंटी बजाई और उसकी बोन नेदर फायर फिस्ट की समझ पूरी 100% हो गई। इस हुनर में माहिर होते ही हमारे एमसी की आंखों में एक अजीब सी और तेज चमक पैदा होने लगी। जैसे ही सब कुछ पूरा हुआ, उसने बड़े तशन के साथ अपने मुक्कों के चारों तरफ नीली आग निकाल दी। वहां खड़ी भीड़ ने तुरंत उस शक्ति को पहचान लिया और सबके होश उड़ गए। सब हैरान थे कि आखिर सू होंग ने चोरी छुपे वोंग तिएंटो की वो खास लड़ाई वाली कला कैसे सीख ली। अब अपने इस नए ए रैंक हमले को आजमाने के लिए सू होंग ने एक खतरनाक जंग वाली पोजीशन ले ली थी। हमारे एमसी ने अपनी पोजीशन ली और पूरे जोश के साथ आगे बढ़ा। उसने अपने आग उगलते हुए मुक्के को सीधा उस टेस्टिंग मशीन पर दे मारा, जिससे एक भयंकर धमाका हुआ। वो धमाका इतना जबरदस्त था कि उसने एक ऐसी लहर पैदा की जिसने वहां खड़े बाकी ट्रेनीज को हवा में पीछे उड़ा दिया। वो बेचारे उस तेज हवा के थपेड़े झेल नहीं पाए और डर के मारे उनकी चीखें निकल गईं। सबने देखा कि एमसी के इस वार की ताकत उस वोंग तियानुओं से कहीं ज्यादा खतरनाक और भारी थी। जब वहां की धूल साफ हुई तो स्क्रीन पर 9131 का स्कोर देखकर सबका दिमाग घूम गया। वहां खड़ी भीड़ तो खुशी के मारे पागल ही हो गई, क्योंकि 9000 पॉइंट से ऊपर जाने का सीधा मतलब था कि कोई बंदा हाई लेवल टियर 2 मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। बेचारी इंस्ट्रक्टर लिंडा के पसीने छूटने लगे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे एक टियर 1 स्टूडेंट जिसकी बेस वाइटैलिटी सिर्फ 123 थी, वो इतने बड़े नंबर्स कैसे दिखा सकता है। उन्हें तो शक होने लगा कि शायद मशीन ही खराब हो गई है। लेकिन वहीं उनके बगल में ग्रैंड मास्टर चिन ने मान लिया कि सू होंग एक असली राक्षस है। अब इस बात का जवाब ढूंढने के लिए शियान को अब पूरा यकीन हो गया था कि सू होंग अपनी असली ताकत सबसे छुपा रहा है। उसे लगा कि हमारे एमसी की वाइटैलिटी का असली अंकड़ा कुछ और ही है। पक्का उसकी ताकत 500 के पार ही होगी। और ये सुनते ही परेशान वोंग तियानुओं ने अपने दिल को थोड़ा सुकून दिया और खुद को समझाया कि किसी ऐसे खतरनाक खिलाड़ी से हारना कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अभी तो बेचारे की अपनी वाइटैलिटी 400 तक भी नहीं पहुंची थी। अरे भाई, अब इस बहस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सू होंग ने एक फैसला किया और वो अपना वाइटैलिटी टेस्ट देने चला गया। लेकिन वहां खड़ी भीड़ तो दंग रह गई। सबका दिमाग घूम गया जब उन्होंने मशीन पर उसकी ताकत देखी।
स्क्रीन पर सिर्फ 137 का आंकड़ा दिख रहा था, जिसे देखकर सब चिल्ला पड़े कि ये मशीन जरूर खराब हो गई है भाई। पर हमारा सुहोंग वहां बिल्कुल शांति से उस चमकती हुई मशीन के अंदर बैठा रहा, जबकि स्क्रीन बार बार वही 137 का नंबर दिखाकर सबको हैरान कर रही थी। बाहर खड़े इतने बड़े खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर चिन भी धीरे से बुदबुदाने लगे कि भाई ये सब तो बिल्कुल पागलपन है। वहां खड़ा ट्रेनी तो डर के मारे कपकपाने लगा और मजाक में कहने लगा कि शायद मशीन ने एक जीरो लगाना भूल गई है। असलियत देखकर वहां खड़े हर एक शख्स की हालत खराब हो चुकी थी। अरे भाई, ये सू होंग तो सिर्फ एक मामूली टियर 1 मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए उसका 9000 पॉइंट्स लाना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। जैसे ही वो पॉड खुला और हमारा एमसी सू होंग बाहर निकल कर आया तो ग्रैंड मास्टर चिन उसे बड़ी गहरी नजरों से घूरने लगे। वो बड़ी बेसब्री से जानना चाहते थे कि आखिर इस लड़के का राज क्या है। फिर माहौल को शांत करते हुए ग्रैंड मास्टर ने सबको थोड़ा पीछे हटने को कहा। उन्होंने वहां खड़े हैरान लोगों को मशीन से दूर होने का इशारा किया और तभी उन्होंने सबसे जरूरी आखिरी राउंड के शुरू होने का ऐलान कर दिया। ये था असली मुकाबले वाला राउंड, यानी प्रैक्टिकल कॉम्बैट टूर्नामेंट। एक हल्की सी स्माइल के साथ उन्होंने इस खेल के सारे नियम समझाए। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा चैलेंज सिस्टम है जहां कोई भी किसी से भी लड़ सकता है। मतलब ट्रेनीज को पूरी छूट है कि वो अपना दुश्मन खुद चुने। जो यहां जीतेगा वही सबसे ऊपर माना जाएगा और उसे सबसे खास इनाम के रूप में एक जबरदस्त चीज मिलेगी। वो बड़ा इनाम और कुछ नहीं बल्कि एक ए रैंक मार्शल आर्ट की टेक्निक थी। ये सुनते ही लिन सिंह के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उसने फौरन ग्रैंड मास्टर को आवाज दी और सबको हैरान कर दिया। अपने हाथ में वही बंद पंखा लिए हुए वो आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे लिन सिंह अब कुछ बड़ा बवाल करने वाला है। अरे भाई, वो एक कदम आगे बढ़ता है और अपनी उंगली उठाता है सीधा सू होंग की तरफ और बड़े रौब से उसे ललकारता है कि वो उससे मुकाबला करेगा। पूरे घमंड और भरोसे के साथ लिन सिंह ये दिमाग लगाता है कि भले ही सू होंग के हमलों की ताकत बुरा हाल कर देती है, लेकिन उसकी कमजोर सेहत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने फैसला किया कि वो अपनी तेज रफ्तार और बेहतरीन चाल का इस्तेमाल करके हमलों से बचेगा और हमारे एमसी को थका कर रख देगा। लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर चिंटियानी ने इस अकेले लड़ने की बात को साफ ठुकरा दिया। इसके बदले उन्होंने कहा कि तीनों सबसे बड़े खिलाड़ी एक साथ मिलकर सू होंग का सामना करेंगे। ये सुनकर तीनों की ईगो पर बात आ गई। वोंग तियानो गुस्से में आ गया क्योंकि उसे हल्का समझा जा रहा था। शियान ने मजाक उड़ाया कि हमारा एमसी इस लायक ही नहीं है कि तीनों मिलकर उस पर टूट पड़े, और लिन शिंही को फिक्र थी कि उनकी मिलकर लगाई गई ताकत कहीं इस कमजोर चेले का काम तमाम न कर दे। उनकी बातों को अनसुना करते हुए ग्रैंड मास्टर ने सू होंग से उसकी मर्जी पूछी। सू होंग ने बड़े आराम से उन तीनों से एक साथ भिड़ने के लिए हाँ कह दी। अरे भाई, एक साथ सारे बड़े सूरमा सू होंग को घूरने लगे। वो उसकी इस अकड़ को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वोंग तियानो को तो पूरा भरोसा था कि वो अकेला ही काफी है। उसे लगा कि वो सू होंग को बिना किसी मेहनत के धूल चटा देगा। तभी ग्रैंड मास्टर चिंटियानी ने लड़ाई शुरू करने का आदेश दिया और फिर वो तीनों बड़े खिलाड़ी उस जगह पर हमारे एमसी सू होंग से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। देखो यार, जैसे ही ये लड़ाई शुरू हुई, वोंग तियानो और शियान ने सीधा आगे हमला कर दिया, लेकिन लिन शिंह थोड़ा पीछे हट गया ताकि दूरी बनी रहे। लिन शिंह का दिमाग बड़ा तेज चल रहा था दोस्तों। उसका इरादा था कि वो थोड़ा रुककर सही मौके की तलाश करे। वो चाह रहा था कि सू होंग पहले लड़ाई में पूरी तरह फंस जाए ताकि वो अपनी तेज रफ्तार वाली स्किल का पूरा फायदा उठा सके और पीछे से एक ही बार में जोरदार वार करके उसे ढेर कर दे। मगर उसका ये प्लान तब मिट्टी में मिल गया जब बाकी दोनों डर के मारे चीखने लगे। वो उसे चीख कर कह रहे थे कि भाई जल्दी वहां से हटो। वो बेचारा एकदम से घबरा गया और हैरानी में जैसे ही मुड़ा तब तक सू होंग बिजली की तेजी दिखाते हुए उसके पास पहुंच गया था। हमारा एमसी तो बड़ी आसानी से उसकी नजरों के सामने से फिसल कर निकल गया। भाई, नजरों से ओझल होकर हमारा एमसी सीधा उसके पीछे आ गया। सू होंग ने अपनी नीली चमकती मुट्ठी से एक खतरनाक हमला कर दिया, मानो वो बड़े सुकून से उसे आखिरी सलाम कह रहा हो। लेकिन बिल्कुल सही मौके पर वो जानलेवा मुक्का लिन शिंगी के चेहरे से बस कुछ ही दूरी पर अचानक रुक गया। उसे पलक झपकते ही बचने का थोड़ा सा मौका मिल गया और डर के मारे बेचारे लिन शिंगी की हालत खराब हो गई। वो अपनी जान बचाने के लिए बौखलाकर पीछे की तरफ कूद गया। सही सलामत दूर पहुंचते ही लिन ने दिल से शुक्रिया अदा किया, क्योंकि शाओन ने अपनी दिमागी ताकत से उसकी जान जो बचाई थी। फिर उसने दोस्तों को होशियार किया कि सू होंग की रफ्तार इंसानों जैसी नहीं बल्कि हद से ज्यादा खतरनाक है। अब उस हल्की सी दिमागी पकड़ में फंसे हुए सू होंग ने बड़े ही अजीब तरह से अपने हाथ की तरफ देखा। उसने बोला कि ये पहली बार है जब उसे ऐसी किसी रूहानी ताकत का सामना लड़ाई के बीच करना पड़ा हो।
क्योंकि उसे अपनी हरकत पर किसी और का काबू पसंद नहीं था। अब उसे समझ आ गया था कि सबसे पहले इस शाओन का ही काम तमाम करना जरूरी है। तभी सूहोंग ने इतनी तेजी से एक धमाकेदार रफ्तार पकड़ी कि जमीन ही चकनाचूर हो गई जब वो उसकी तरफ छपा। देखते ही देखते शाओन की आंखें हैरत से पटी की फटी रह गई। अरे भाई, वो तो दंग रह गया ये देखकर कि हमारा एमसी इतनी सफाई से उस खतरनाक फ्लाइंग स्वॉन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। इस स्टार्टलिंग क्लाउड स्टेप को देखकर लिन शिंकी और वोंग तियानो उसे रोकने के लिए आगे लपकते हैं। वो हैरान था कि आग की शक्ति वाला बंदा हवा वाली टेक्निक इतने मजे से कैसे कर सकता है। तभी लिन शिंगी समझ गया कि सूहोंग के पास दो दो शक्तियां हैं और उसने वोंग को चिल्लाकर उसे रोकने को कहा। अब वोंग तनुओं ने रास्ता रोका और उसके हाथ से आग की लपटें निकलने लगती हैं। वो श्यावान को कहता है कि वो अपनी दिमागी शक्ति पर पूरा ध्यान लगाए ताकि एमसी को बांधा जा सके, जबकि वो खुद उसे आगे बढ़ने से रोकेगा। तभी वोंग अपनी सबसे खतरनाक ए रैंक बोन नेदर फायर फिस्ट चलाता है, लेकिन सूहोंग वहां से हटने के बजाय बिल्कुल वैसी ही अटैक दोबारा करता है और उसकी मुट्ठी से भी वैसी ही भयानक नीली आग निकलने लगती है। दोनों के टकराने से पहले ही श्यावान ने अपनी दिमागी पकड़ को और भी मजबूत कर दिया, जिसकी वजह से सूहोंग वहीं पर जम गया। वो अब उस बंधन से निकलने की पूरी कोशिश करता है। देखो भाई, दबाव इतना ज्यादा था कि हमारे हीरो के पैरों ने पक्की जमीन ही फाड़ दी। कंक्रीट के चिथड़े उड़ गए और हमारे एमसी ने समझ लिया कि ये रूहानी ताकत का खेल थोड़ा खतरनाक है। जितनी उम्मीद थी, ये दिमागी कब्जा उससे कहीं ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहा था। सूहोंग को एक जगह रुका हुआ देखकर दुश्मन ने मौके का पूरा फायदा उठाया। लिन सिंह ने तुरंत एक लंबी छलांग मारी और पूरी ताकत से हमला करने के लिए कूद गया। उसने सीधा हमारे एमसी के सर पर एक खौफनाक लात जड़ने की कोशिश की ताकि खेल खत्म कर सके। वहीं दूर खड़े होकर ये सब नजारा देखते हुए ग्रैंड मास्टर चीनी ली के दिमाग में आया कि शायद उनसे बड़ी चूक हो गई है। उन्हें लगा कि सूहोंग को तीनों से अकेले लड़ने के लिए भेजकर उन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी है। उन्होंने माना कि इस रूहानी जाल से निकल पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। इस कैद से बाहर निकलने के लिए एक बहुत ही भयंकर कुव्वत की जरूरत होती है। या तो आपके पास बेमिसाल जिस्म की ताकत हो या फिर उस रूहानी ताकत को काटने का कोई रास्ता। लेकिन इतनी मुसीबत के बाद भी तेजी से होते हुए इन हमलों और उस दिमागी पकड़ के बीच भी एक गर्द भरी मुस्कुराहट हमारे एमसी सूहोंग के चेहरे पर दिख रही थी। सूहोंग के चेहरे पर एक शानदार चमक आ गई थी और वो बिल्कुल नहीं डर रहा था। ग्रैंड मास्टर तो दंग रह गई ये देखकर कि उसके दिल में जरा सा भी खौफ नहीं है। वो बिल्कुल शांत था और जैसे ही दुश्मन के सारे वार उससे टकराने वाले थे, तभी हमारे एमसी सूहोंग ने अपनी असली ताकत का जलवा दिखाना शुरू किया। उसने अपने शरीर से इतनी भयंकर ताकत निकाली कि पूरी जगह थर-थर कांपने लगी। उसने उस दिमागी जाल को तिनके की तरह तोड़कर पूरी तरह तबाह कर दिया। इस जबरदस्त पलटवार की वजह से दुश्मनों की हालत ही खराब हो गई। अरे भाई, शियाओआन की हालत इतनी खराब हो गई कि वो खून उगलने लगी और उसका खुद पर से काबू पूरी तरह टूट गया। अब हमारा एमसी बिल्कुल आजाद था और उसके रास्ते में आने वाला कोई नहीं बचा था। उसने बिना किसी मेहनत के उनके हर एक हमले को बीच रास्ते में ही धर दबोचा। वहां एक भयानक झटका पैदा हुआ, जिसे देखकर वहां खड़े सभी ट्रेनीज की बोलती बंद हो गई। सबके सब इतने डर गए कि उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। सूहोंग में शियाओआन की उस खास दिमागी ताकत को तिनके की तरह बिखेर कर रख दिया था। उसने उन बड़े बड़े एलीट्स को आगे बढ़ने से रोक दिया और उनका रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। ये सब उसने सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत के दम पर किया, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। सबको अब ऐसा लगने लगा था जैसे उनके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भयानक भेड़िया खड़ा हो। बड़े ही बेरहमी से सूहोंग ने उनके हाथ पैरों को मजबूती से पकड़कर मरोड़ना शुरू किया। उसने इतने जोर का झटका दिया कि लिन शिंग का पूरा संतुलन ही बिगड़ गया। लिन शिंग और वोंग तियानुओ अब बिल्कुल लड़खड़ा रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इतनी ज्यादा ताकत का एहसास होते ही उनकी अकल ठिकाने आ गई और वो हक्का बक्का रह गए। लिन शिंग डर के मारे कांपने लगा और वहीं दूसरी तरफ वोंग का गुस्से से बुरा हाल था। वोंग तियानुओ मन ही मन बदबदाने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब बचना मुश्किल है। वो दोनों अब पूरी तरह से हमारे एमसी यानी सूहोंग के रहमो करम पर टिके हुए थे। अपनी उस राक्षसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सूहोंग ने उन दोनों को एक साथ हवा में उठा लिया। उसने उन दोनों एलीट्स को पकड़कर किसी लट्टू की तरह बड़ी तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। वो दोनों हवा में किसी सस्ती गुड़िया की तरह गोल गोल घूम रहे थे और उनका बुरा हाल हो चुका था। सूहोंग की आंखें गुस्से में चमक रही थीं और तभी उसने अपना घुमाना बंद किया और फिर बिना किसी रहम के उसने उन दोनों एलीट्स को पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। अरे भाई, वो सीधा अपने मुंह के बल उस कंक्रीट के सख्त फर्श पर जा गिरा। टक्कर इतनी जोर की थी कि पूरी जमीन के चिथड़ रड़ गए। वोंग टैंटो का चेहरा उस मिट्टी और मलबे के अंदर धंस गया था। इधर लिन शिंग को तो उस भयानक झटके की वजह से खून की उल्टियां होने लगी।
ये सब देखकर वहां खड़े बाकी ट्रेनीज की तो डर के मारे हालत खराब हो गई। पूरी जगह बस उनके पिटने की भयानक आवाजें गूंज रही थीं। हमारा एमसी सुहोंग उन पर रत्ती भर भी रहम नहीं दिखा रहा था। देखो यार, सुहोंग ने उन दोनों एलीट बंदों को बार बार उठाया और पटका। वो उन्हें उस टूटे हुए फर्श पर किसी पुराने कपड़े की तरह धोए जा रहा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब आखिरकार सुहोंग ने उन्हें अपनी पकड़ से छोड़ा तो वो घमंडी एलीट्स वहां बेजान होकर जमीन पर पड़े हुए थे। इतनी गंदी पिटाई के बाद उनकी हिम्मत टूट गई और वो वहीं बेहोश हो गए। उस उड़ती हुई धूल के बीच खड़ा हमारा एमसी किसी असली शेर से कम नहीं लग रहा था। उसने अकेले ही पूरी लड़ाई को अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन रुकिए, उसके अंदर की लड़ने की आग अभी थमी नहीं थी। सुहोंग ने अब अपनी खतरनाक नजरें अपने आखिरी बचे हुए दुश्मन पर टिका दी। उसकी आंखों में मौत का साफ खौफ नजर आ रहा था। जैसे ही शियान ने उसकी तरफ देखा, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। उसके अंदर अब लड़ने की जरा भी हिम्मत नहीं बची थी। वो बेचारी कांपते हुए हार मान लेती है और अपने हाथ ऊपर कर देती है। वो डर के मारे पीछे हट गया और जोर जोर से हार मानने लगा। और भाई, वो गिड़गिड़ा रहा था कि हमारा एमसी उसके बिल्कुल पास ना आए। ये देखकर वहां खड़े बाकी सारे ट्रेनीज बिल्कुल दंग रह गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सुहोंग ने अकेला ही इस कैंप के सबसे खतरनाक तीनों लड़कों को धूल चटा दी थी। इस जीत ने साबित कर दिया कि हमारा एमसी अब एक ऐसा दरिंदा बन चुका है जिसका मुकाबला करना नामुमकिन है। तभी इस पूरे शोर को शांत कराते हुए ग्रैंड मास्टर चिंतनी आगे आए और उन्होंने सबसे पूछा कि क्या किसी और में सुहोंग से पंगा लेने की हिम्मत बची है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर कोई नहीं आया तो ये लड़का ही पहला नंबर ले जाएगा। लेकिन भाई, बाकी ट्रेनीज तो डर के मारे एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते मैदान छोड़ने लगे। उन्हें अपना बुरा अंजाम साफ दिख रहा था। इसलिए सबने एक साथ मान लिया कि सुहोंग ही असली नंबर 1 है। सब समझ चुके थे कि इस वक्त उससे भिड़ने वाला बस कोई पागल ही हो सकता है। और जब किसी ने कुछ नहीं बोला तो ग्रैंड मास्टर ने बिना किसी देरी के सुहोंग को मुकाबले का विजेता घोषित कर दिया। फिर उन्होंने इंस्ट्रक्टर लिन को बचे हुए लोगों के मुकाबले शुरू करने को कहा ताकि बाकी रैंकिंग्स का फैसला हो सके। एमसी की इस जबरदस्त ताकत का खौफ अब सबके दिलों में बैठ चुका था। शानदार जीत के बाद ग्रैंड मास्टर चिंत्यान ली ने सुहोंग को अपने पीछे आने का इशारा किया ताकि वो अपना बड़ा इनाम ले सके और एक नया ए रैंक मार्शल आर्ट चुन सके। तभी सुहोंग के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। अरे भाई, वो बहुत खुश था, क्योंकि इस जीत का मतलब था कि वो अब एक और ताकतवर ए रैंक मार्शल आर्ट को अपनी काबिलियत में जोड़ पाएगा। जब वो दोनों साथ चल रहे थे तो ग्रैंड मास्टर चिंत्यान ली ने बताया कि वो तब से सुहोंग पर नजर रखे हुए थे जब से वो यहाँ आया था। उन्होंने सुहोंग से पूछा कि आखिर वो अपनी असली ताकत क्यों छुपा रहा था, जबकि बाकी ट्रेनीज तो दिखावा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सुहोंग ने अपनी सतर्कता समझाई और बताया कि बिना किसी बड़े खानदान के सहारे के अपनी काबिलियत को वक्त से पहले दिखाना उसे दुश्मनों का एक आसान शिकार बना देता। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर जोर से हंसने लगे, क्योंकि उन्हें हमारे एमसी की बचने की ये समझ काफी पसंद आई। उन्होंने ये बात मानी कि उन्होंने ये पूरा मुकाबला खास तौर पर सुहोंग के लिए ही करवाया था, ताकि वो इस मौके का इस्तेमाल करके खुद को साबित कर सके। अब एमसी के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग के सामान और बाकी सुविधाएं जुटाने की तैयारी शुरू हो गई। शिनतैनली ने समझाया कि सारा खास खजाना तो सिर्फ उन बच्चों के लिए रखा जाता है जिन्हें सब पहले से ही होशियार मानते हैं। उन्होंने सुहोंग को भरोसा दिलाया कि अब उसे अपनी असली ताकत दुनिया से छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने जिम्मेदारी ली कि अब वो खुद हमारे हीरो की हिफाजत करेंगे। इतना बड़ा सहारा मिलते ही सुहोंग ने बड़े अदब के साथ ग्रैंड मास्टर का शुक्रिया अदा किया। देखते ही देखते वो दोनों उस पवेलियन में जा पहुंचे जहां मार्शल आर्ट्स का पूरा खजाना था। वहां खड़ी रिसेप्शनिस्ट तो ग्रैंड मास्टर को सामने देखकर थर थर कांपने लगी और एकदम सीधी खड़ी हो गई। ग्रैंड मास्टर ने बिना देर किए उसे सारी मार्शल आर्ट्स की असली लिस्ट बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। जब वो उस किताब को देख रहे थे तब चिंतन ली ने सुहोंग से कहा कि अगर कुछ समझ ना आए तो बेझिझक पूछ लेना। इतने बड़े उस्ताद से सलाह लेने का मौका देखकर सुहोंग ने फौरन पूछ लिया कि मेरी तरक्की के लिए कौन सी विद्या सबसे सही रहेगी। मगर कुछ भी बताने से पहले ग्रैंड मास्टर ने सुहोंग से कहा कि वो अपनी पुरानी सारी सीखी हुई तकनीकों के नाम बताएं। हमारे एमसी ने भी बड़े आराम से अपनी बोन नेदर फायर वाली शक्ति का जिक्र कर दिया। अरे भाई, वो यहाँ पर फ्लाइंग स्वान और स्टार्टलिंग क्लाउड स्टेप जैसे खतरनाक मूव्स दिखा रहा था। साथ ही उसने क्लाउड हाइडिंग गेल फिस्ट और वॉइड जैसे हुनर का भी जिक्र किया। लेकिन उन्होंने देखा कि एमसी की बाकी सारी स्किल्स थोड़ी कमजोर लेवल की हैं। ये सब देखकर हमारे ग्रैंड मास्टर के होश उड़ गए और उनका चेहरा उतर गया।
उन्होंने बहुत गंभीर होकर इशारा किया कि ये फ्लाइंग स्वॉन और क्लाउड हाइडिंग वाले तरीके तो उनके खजाने यानी उनकी इन्वेंट्री में कहीं मौजूद ही नहीं है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने हैरानी से पूछा कि क्या सच में इस लड़के ने पूरी ईमानदारी से ये सब सीख लिया, वो भी सिर्फ एक बार लिन शिंग को ध्यान से देखने भर से। जब सू होंग ने बड़े आराम से हाँ बोला तो ग्रैंड मास्टर के पसीने छूट गए। उनके माथे से पसीना गिरने लगा, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं थी। वो बेचारे सुन होकर बस खामोशी से उसे ताकते ही रह गए। उन्होंने मन ही मन ये बात पक्की कर ली कि हमारा एमसी कोई इंसान नहीं बल्कि एक असली दरिंदा यानी एक मॉन्स्टर है। वहां खड़ी रिसेप्शनिस्ट भी सदमे में थी और सोच रही थी कि आखिर ये सू होंग है कौन, जिसके लिए खुद ग्रैंड मास्टर चिन तियानली इतनी मेहनत करके खुद उसकी मदद कर रहे हैं ताकि वो सही रास्ता चुन सके। पूरी लिस्ट और सारी किताबों को अच्छे से देखने के बाद चिन ने उसे सलाह दी कि अब उसे दुश्मन को काबू करने वाला मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, क्योंकि सू होंग के पास हमला करने और तेजी से निकलने के हुनर पहले से ही बहुत तगड़े थे। फिर उन्होंने आगे बताया। भाई चिन ने उसे मशवरा दिया कि उसे ए रैंक वाला फ्लेम केज इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक ऐसी तकनीक है जो दुश्मनों को आग के जाल में बुरी तरह कैद कर लेती है। चिन समझाता है कि भाई देख, ये जो कंट्रोल करने वाली कला होती है ना, इसमें ची को अपने शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, और सच बोलूं तो ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहां तक कि जो टियर 2 के बड़े बड़े लोग हैं उनकी भी इसे करने में फट जाती है। लेकिन रुको, अभी कहानी बाकी है। चिन को पूरा भरोसा था कि हमारे एमसी सू होंग का हुनर इतना कमाल का है कि वो अपनी टियर 1 की हदों को पार कर जाएगा, और फिर चिन उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। उसने सोचा कि चलो इसकी उलझन दूर करते हैं, और बताया कि उसे ये तकनीक पहले से ही अच्छे से आती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ये करके दिखाता हूं, और हमारा एमसी सू होंग बिल्कुल पलटी मारे बिना ध्यान से उसे देखने लगता है और उसे शुक्रिया कहता है। देखते ही देखते चिन ने अपने हाथों से एक आग की चिंगारी पैदा की और सबको ये दिखा दिया कि जंग के मैदान में इस कंट्रोल वाली तकनीक की कितनी बड़ी अहमियत होती है। जैसे ही वो आग की चिंगारी तेजी से बढ़ने लगी, उसने एक चमचमाते हुए आग के पिंजरे का रूप ले लिया, और फिर चिन ने पूरा प्लान समझाया। वो दिखाता है कि कैसे किसी दुश्मन को उस पिंजरे में कैद करके उसका भूत बनाना है, उसे पूरी तरह से बेबस कर देना है, और फिर उसके ऊपर अपना दूसरा हमला बोलना है, जैसे कि कोई बिजली का तीर या एनर्जी एरो, ताकि दुश्मन का काम एक बार में ही तमाम हो जाए। लेकिन भाई यहाँ पर चिन एक बहुत ही जरूरी चीज की चेतावनी भी देता है। वो कहता है कि उस पिंजरे को बनाए रखना और साथ में हमला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सच तो ये है कि फिलहाल ये सब करना हमारे सू होंग के बस की बात नहीं थी। चिन ने खुद ये बात मानी कि उसने इतनी गजब की पकड़ सिर्फ तीसरे दर्जे पर पहुंचकर ही हासिल की थी। ये सुनते ही सू होंग ने तुरंत अपना सिर हिला दिया और इस तकनीक को सीखने का ख्याल छोड़ दिया। यूज इतनी जल्दी पीछे हटते देख चिन मन ही मन उसकी तारीफ करने लगा। उसने महसूस किया कि बाकी घमंडी लड़कों के मुकाबले सू होंग सही मशवरा सुनता है, जो उसकी असली काबिलियत को दिखाता है। लेकिन पर्दे के पीछे सू होंग दबी दबी हंसी हंस रहा था, क्योंकि उसके सिस्टम ने पहले ही बता दिया था कि उसने सिर्फ देखकर ही फायर फ्लेम केज पर महारत हासिल कर ली है। बिना किसी मेहनत के मुफ्त में ये हुनर मिलने के बाद उसने बड़े प्यार से चिन से किसी और कला को दिखाने की गुजारिश की। चिन भी तैयार हो गया और उसने किताब के पन्ने पलटते हुए सू होंग को बचाव वाली कलाओं पर ध्यान देने की सलाह दी। उसने ए रैंक वाली थिक अर्थ आर्मर का नाम लिया, जो मिट्टी की शक्ति से एक मजबूत ढाल तैयार करती थी। भाई इसका सीधा मतलब था कि शरीर के ऊपर एकदम तगड़ी रक्षा वाली परत आ जाएगी। हमारे एमसी सू होंग ने इस बारे में थोड़ा गौर से सोचा, बड़े ध्यान से सोचा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर वो बचाव वाली कोई ताकत अपने पहले से लोहे जैसे शरीर में मिला लेगा तो नतीजा वाकई गजब का होगा। इसलिए सू होंग ने खुशी खुशी इस सलाह को दिल से मान लिया। लेकिन उसी बीच जब सब तैयार हो रहा था, तब चिन ने सू होंग के उस अनोखे शरीर के बारे में पूछा। तब हमारे एमसी ने बड़े कॉन्फिडेंस से ओवरलॉर्ड बॉडी जैसा भयंकर नाम फेंक दिया। अपने दिमाग में तो वो फूला नहीं समा रहा था। वो सोचने लगा कि चिन इस दुर्लभ शरीर की तारीफों के पुल बांध देगा और शायद खुश होकर उसे ढेर सारी ए रैंक वाली स्किल्स का ढेर लगा देगा। पर चिन बोला कि उसने ऐसे किसी शरीर के बारे में आज तक कभी सुना ही नहीं है। सू होंग थोड़ा शर्मा गया और मान लिया कि ये नाम तो उसने अभी अभी अपने मन से ही बना दिया है। तब ग्रैंड मास्टर ने अंदाजा लगाया कि ये शायद कोई ऐसा अनोखा शरीर है जिसका जिक्र कहीं किताबों में है ही नहीं। अरे भाई, नाम भले ही नकली था, पर चिन ने साफ देखा कि इससे ताकत में कितना बड़ा उछाल आया है। उसने बताया कि हमारे एमसी ने बड़ी ही आसानी से पूरी ताकत वाला अटैक रोक लिया था। देखो भाई, वोंग टियांटोस की तरफ से वो जबरदस्त हमला हुआ। ये वही मशहूर बारबेरियन गॉड बॉडी थी, और उसने खुद माना कि उसने आज तक किसी भी टियर 1 योद्धा को नहीं देखा था जिसके पास इतनी ज्यादा असली ताकत हो। लेकिन तभी एक फोन की घंटी बजी, जिसने उनके बीच में दखल दिया
और चिन ने फोन उठाया। वो बोलने ही वाला था कि वो मसरूफ है, लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर बा ने जल्दी में खबर दी कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई है और उन्होंने बताया कि पॉइंट्स के हिसाब से सू होंग ने पूरे मुकाबले के दौरान वो भारी भरकम ट्रेनिंग वाला वजनदार जैकेट पहन रखा था। हैरान होकर चिन ने पूछा कि क्या हमारा एमसी सच में उन तीनों बड़े खिलाड़ियों से लड़ा था, इतना बोझ उठाए हुए? और फिर हमारे सू होंग ने बड़े आराम से हाँ कहा और समझाया कि उसने ये जैकेट सिर्फ फालतू के पॉइंट्स कमाने के लिए पहना था। ये सुनकर चिन ने अपना दिल पकड़ लिया और खुद को शांत रखने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वो समझ गया था कि ये लड़का एक ऐसा दरिंदा है जो दिमाग के बाहर है। फिर थोड़ा ठंडा होकर चिन ने सू होंग को हुक्म दिया कि अब वो जैकेट उतार दे। एमसी ने वो वेस्ट तुरंत उतार दी। उसने पक्का वादा किया कि आगे चलकर जब वो ट्रेनिंग कैंप को चुनौती देगा तो उसे ढेर सारे इनाम मिलेंगे, इसलिए उसे इन छोटे मोटे पॉइंट्स की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सू होंग मान गया और जैसे ही हमारे एमसी ने वो काली वेस्ट उतारी, वहां खड़ी रिसेप्शनिस्ट बड़े उत्साह के साथ बोलने लगी कि वो इसे गोडाउन में वापस रखाएगी। उसे वेस्ट पकड़ते वक्त सू होंग ने उसे पहले ही जता दिया कि भाई ये थोड़ी भारी है, लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट बड़े गर्व से बोली कि वो एक टियर 2 मार्शल आर्टिस्ट है और इसे आराम से संभाल लेगी। पर भाई जैसे ही उसने इसे हाथ लगाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो इसका भार झेल नहीं पाई और उसने वेस्ट नीचे गिरा दी, जिसने वहां के लकड़ी के फर्श के चिथड़े उड़ा दिए। इतना ज्यादा वजन था इसका। उस टूटे हुए फर्श को देखकर वो डर गई और रिसेप्शनिस्ट ने हैरत में पूछा कि इसका वजन कितना था। सू होंग ने बड़े आराम से जवाब दिया, बस 5 टन था। उसे देखते हुए चिन, अरे भाई ग्रैंड मास्टर की तो हालत पतली हो गई ये देखकर कि एक मामूली टियर 1 का शुरुआती ट्रेनी होने के बावजूद उसने 5 टन का वजन उठाकर उन 3 बड़े बड़े जीनियसेस की बैंड बजा दी थी। हमारे एमसी से बहुत खुश होकर ग्रैंड मास्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे एक छोटा सा शैतान बुलाया। फिर चिन ने बड़े जोश में कहा कि उनके पास एक और गजब की ए रैंक वाली लड़ाई की कला है जो वो उसे सिखाना चाहते हैं। ये सुनकर हमारे एमसी ने पूछा कि आखिर वो कौन सी कला है। चिन को याद आया कि सू होंग को भाले से खेलना पसंद है, इसलिए उन्होंने यांग सिटी के मशहूर ग्रैंड मास्टर जांग लिंग का नाम लिया, जो भाले चलाने में उस्ताद थे। चिन ने बताया कि जांग लिंग के पास एक खतरनाक ए रैंक वाली बिजली की रफ्तार वाली भाले की विद्या है, जिसकी तबाही मचाने की ताकत लाजवाब है। हल्का सा मुस्कुराते हुए चिन ने एक तगड़ी चाल सोची और कहा कि वो सू होंग को यांग सिटी लेकर जाएंगे ताकि वो जांग के चेले से लड़े और इस मुकाबले के बहाने वो अपने पुराने दुश्मन को उल्लू बनाकर वो खास टेक्निक हथिया सके। हमारा एमसी, अरे भाई उसने सीधा बोल दिया कि किसी को ऐसे उल्लू बनाना बिल्कुल सही नहीं है, ये तो गलत बात है ना। पर चिन के दिल में तो पुरानी दुश्मनी की आग जल रही थी। तभी चिन ने रोना शुरू किया कि वो जांग लिन नाम का बंदा हर वक्त हमारे स्टार सिटी कैंप को बुरा भला और घटिया कहता रहता है, उसे कचरा समझता है। इसीलिए चिन ने सोचा कि एमसी की मदद से अपने उस दुश्मन की नाक काट देगा। तो उसने एमसी से कहा कि बेटा अभी तुम आराम कर लो, क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना है। अगली सुबह का प्लान बन गया और एमसी ने भी हाँ बोल दी। फिर उस रात हमारा एमसी अपने कमरे में वापस चला गया और वहां देखकर वो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वहां के काम करने वालों ने सब कुछ एकदम चकाचक साफ कर दिया था, जो पिछली बार रात को हमला हुआ था। उसके बाद फिर बिस्तर पर बैठकर एमसी पूरी तरह अपनी शक्तियों पर ध्यान देने लगा और उसके सिस्टम ने 3 नए खतरनाक स्किल्स दिखाए, जिसमें पहला था फायर कोर फील्ड्स वाला जादू और दूसरा वही स्पिरिट सोल टैप्चर वाली कला और साथ में वो भारी भरकम अर्थ आर्मर। बस फिर क्या था, एमसी ने ठान ली और पूरी रात मेहनत करता रहा ताकि इन तीनों ताकतों पर थोड़ी पकड़ बन सके। सुबह होने से पहले उसने ये कर दिखाया, लेकिन उधर ग्रैंड मास्टर, अरे भाई यहाँ चिन अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ फोन पर बात कर रहा होता है। वो बड़े ही घमंड के साथ जोंगलिन को बोलता है कि अपनी तैयारी पूरी रखो, खास करके अपनी वो थंडर स्पीयर वाली विद्या, क्योंकि अब डर का वक्त आ गया है। वो साफ कह देता है कि कल वो अपने चेले को लेकर वहां आ रहा है ताकि वो सीधा यांग सिटी कैंप वालों को खुलेआम चुनौती दे सके। लेकिन दूसरी तरफ यांग सिटी में ग्रैंड मास्टर जांगलिन इस बात को बहुत हल्का समझता है और बड़े ही घमंड के साथ इस चुनौती को हंसकर टाल देता है। वो रौब दिखाते हुए बताता है कि उनके कैंप को एक अनोखा हीरा मिला है जिसके पास वुड स्पिरिट बॉडी है और वो पहले ही टियर 2 का बड़ा योद्धा बन चुका है। जैंगलिन यहीं नहीं रुकता और अपनी तारीफ के पुल बांधता जाता है। वो दावा करता है कि उसके चेले ने तो कमाल ही कर दिया है, क्योंकि उसने सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही ए रैंक वाली वुड प्रिजन सीख ली है।
देखो यार, उस लड़के ने तो इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि अब उसकी शक्ति यानी उसका QI अब उसके शरीर से बाहर निकलने लगा है। वो बड़े गर्व के साथ अपने उस होनहार स्टूडेंट को अभ्यास करते हुए देख रहा होता है। अब इस हरे बालों वाले लड़के को देखो जो अपनी पूरी जान लगा रहा है, और तभी उसके पूरे शरीर से एक चमकती हुई हरी रोशनी निकलने लगती है। अपनी पूरी अंदरूनी ताकत को बटोरकर वो एकदम से अपनी शक्ति दिखाता है और उस भयानक जादुई विद्या को सबके सामने खोल देता है। तभी वहां लकड़ी की मोटी मोटी बेलों का एक भयानक जाल बन जाता है जो दुश्मन को कैद कर लेगा। अरे भाई, लेकिन वो स्किल देखते ही देखते काफी बेकाबू होने लगी। वो डगमगाने लगी और उसने उन बेलगाम बेलों को रोकने की पूरी कोशिश की, पर वो जेल टिक नहीं पाती और बुरी तरह से बिखर जाती है। वो पूरी जगह हरे चमकदार टुकड़ों में चकनाचूर हो गई। वो आराम से खत्म होने के बजाय धमाके के साथ फटी और वो हाफने लगा। जोर जोर से सांस लेते हुए उस स्टूडेंट ने अपनी एक और हार पर ठंडी सांस ली। तभी जैंग लिन ने उसे लिन चुनफांग कहकर पुकारा और उसकी इस बेसब्री के लिए उसे अच्छी खासी फटकार लगाई। उसने समझाया कि मेरे भाई, सिर्फ जिद करने से काम नहीं चलता। इन कंट्रोल आर्ट्स को सीखने के लिए मानसिक शक्ति से भी ज्यादा कुछ चाहिए। लेकिन हमारा MC कहां हार मानने वाला था। उसने पूरे भरोसे के साथ वादा किया कि वो 1 महीने में इसे सीख लेगा। अब फोन पर वापस आए तो जैंग अभी भी चिन की खिल्ली उड़ा रहा था। वो डिंगे हाँक रहा था कि उसका स्टूडेंट किसी राक्षस से कम नहीं है, क्योंकि जो काम जैंग ने 3 महीने में किया वो लिन सिर्फ 1 महीने में कर रहा है। इस बहाने उसने एक बार फिर स्टार सिटी कैंप की जमकर बेइज्जती कर दी। जैंग ने दावा किया कि उसका चेला चिन के कचरे को आसानी से धूल चटा देगा। ये सुनते ही चिन गुस्से से बिलबिला उठा, पर जैंग ने उसका गुस्सा अनसुना करके फोन काट दिया और फिर वो अपना रुख लिन की तरफ करता है। अरे भाई, जैंग ने साफ बोल दिया था कि कल इतनी जल्दी मत जीत जाना। उसने लिन को हुक्म दिया कि कल उसे बस एक्टिंग करनी है। उसे दिखाना था कि मुकाबला बहुत बराबरी का है और वो बस बाल बाल बचा है। ये सब इसलिए था ताकि चिन की थोड़ी बहुत इज्जत बची रहे। अपने हाथों में ग्रीनवुड एनर्जी का पंजा बनाते हुए लिन ने एक चाल चली। वो धीरे से मुस्कुराया और वादा किया कि उसकी एक्टिंग एकदम तबाही होगी। अगले दिन दोपहर के वक्त नजारा बिल्कुल बदल गया था। यांग सिटी के ट्रेनिंग कैंप के ठीक ऊपर एक सपट पहाड़ी की चोटी पर सब जमा हुए। वहां उस ऊंची जगह पर हमारे ग्रैंड मास्टर चिन ने अपना जलवा दिखाया। चिन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और हवा में उड़ने लगा। वो सुहोंग को अपने साथ लेकर नीचे अड्डे की तरफ बढ़ रहा था। नीचे देखकर सुहोंग की तो हालत पतली हो गई और वो घबराकर हंसने लगा। उसने बेचारे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पहली उड़ान ऐसी होगी। फिर हवा के एक जोरदार झोंके के साथ उन्होंने जमीन पर कदम रखे। वो दोनों सीधे उस मैदान के बीचों बीच जाकर उतरे। वहां उनके सामने पहले से ही जैंग लिन और उसके बंदे तैयार खड़े थे। अपने चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान लिए जैंग लिन ने अपने पुराने दुश्मन को हेलो बोला और मजे लेते हुए बोला कि भाई, जरा हमें भी तो दिखाओ तुम्हारा वो नया जीनियस कहाँ है। अरे भाई, चिन उन्हें चुनौती देने के लिए मैदान में उतर चुका था। उसने सुहोंग को एक नए टियर 1 फाइटर के तौर पर सबके सामने रखा। ये लड़का भी अपने हाथ में भाला लिए पूरी तरह तैयार था। अपने हथियार को जमीन पर गाड़ते हुए सुहोंग ने अपना तेवर दिखाया। उसने बड़े ही तमीज के साथ दुश्मन ग्रैंड मास्टर को सलाम ठोका। जैंग लिन के चेहरे का वो घमंड एक पल में हवा हो गया। उसे बड़ा गुस्सा आया और समझ नहीं आया कि चिन ये क्या मजाक कर रहा है। उसने पूछा कि क्या चिन पागल हो गया है जो एक नए टियर 1 लड़के को इतना बड़ा खिलाड़ी मान रहा है। लेकिन असलियत में तो जैंग के डर के मारे पसीने छूट रहे थे। उसे घबराहट हो रही थी क्योंकि उसका टियर 2 स्टूडेंट एक टियर 1 से लड़ने जा रहा था। ऐसे मुकाबले में तो सामने वाला एक ही झटके में खत्म हो जाता है। उसे फिक्र थी कि अब लिन को एक्टिंग का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ लिन की एक्टिंग का बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला था भाइयों, ताकि लोगों को देखने में लगे कि ये एक बराबर की टक्कर है। चिन ने उनकी बेइज्जती पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो पूरे हौसले में था। उसने जांग लिन को इशारा किया कि भाई, अब बिना देरी किए मैच शुरू करो। उसने बड़े आराम से कहा कि मुझे और सू होंग को घर लौटना है। हमें सही वक्त पर पहुंचना है क्योंकि रात का खाना बहुत जरूरी है। तभी वहां ढेर सारे ट्रेनीज का मेला लग गया ये महायुद्ध देखने के लिए। यांग सिटी के ट्रेनिंग कैंप का मैदान पूरी तरह भरा हुआ था और सब बड़े जोश में इंतजार कर रहे थे। वहां मौजूद हर शख्स के अंदर एक अलग ही हलचल मची हुई थी कि आगे क्या होने वाला है। लोग स्टार सिटी से आने वाले उस बड़े खिलाड़ी के बारे में बातें कर रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो सब बस यही दुआ कर रहे थे कि उनके सामने आने वाला ये नया लड़का कहीं बिल्कुल फुसकी ना निकल जाए। उन्हें लग रहा था कि ये बहुत कमजोर होगा। तभी वहां ग्रैंड मास्टर जंग लीन ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उन्होंने सबके सामने मशहूर ग्रैंड मास्टर चिन तियानली का नाम लिया और उन्हें इज्जत के साथ मिलवाया। साथ ही उन्होंने उनके उस चेले का भी जिक्र किया जिसे सब लोग बहुत बड़ा महारथी समझ रहे थे। उसका नाम सू होंग था और उसे भीड़ के सामने लाया गया। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था।
जंग लीन ने एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ सबको एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सब दंग रह गए। उसने खुलासा किया कि हमारा ये सू होंग तो अभी सिर्फ टियर 1 का एक मामूली सा शुरुआती खिलाड़ी है। ये सुनते ही वहां मौजूद बाकी सारे ट्रेनीज का दिमाग घूम गया और उन्हें अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि इतने कमजोर लड़के को उनके खिलाफ खड़ा करके उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती की जा रही है। अरे भाई, उन्हें गुस्सा आ गया कि एक इतना गया गुजरा लड़का उन्हें ललकारने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है। वो सब मिलकर सू होंग का मजाक उड़ाने लगे और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि उनका सबसे बड़ा खिलाड़ी लिन चुनफोंग तो टियर 2 का एक खतरनाक योद्धा है। वो तो इस सू होंग जैसे को चुटकी बजाते ही मिट्टी में मिला देगा और उसका बुरा हाल कर देगा। लेकिन देखो, असली तमाशा तो अब शुरू हुआ, क्योंकि ये सब सुनते ही बेचारे लिन चुन की हवा निकल गई। उसके माथे पर पसीना आने लगा और वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबरा गया था। असल में उसके गुरु ने उसे सख्त हुक्म दिया था कि लड़ाई को जानबूझकर बराबरी का दिखाना है। वो चिन की इज्जत बचाने के लिए ये नाटक तो कर रहा था, लेकिन अब उसे अपनी जान के लाले पड़ रहे थे। अरे भाई, अब वो इस सोच में डूबा था कि इतने कमजोर दुश्मन के साथ दिखावे की बराबर लड़ाई कैसे करे। इतने हल्के खिलाड़ी के खिलाफ नाटक करना भी एक अलग ही सिरदर्द था। लेकिन बाकी सबकी बातों को अनसुना करके जंग लीन ने चिन तियानी के साथ अपनी शर्त पूरी तरह पक्की कर ली। शर्त ये थी कि अगर उसका चेला ये मुकाबला जीत गया तो चिन को उसे एक धमाकेदार ए रैंक वाली मार्शल आर्ट सिखानी पड़ेगी। अब बड़ा दिल दिखाने का ढोंग करते हुए जंग लीन ने हमारे एमसी सू होंग से कहा कि अगर वो गलती से भी जीत जाता है तो इनाम के तौर पर वो एक और एक्स्ट्रा ए रैंक वाली टेक्निक अपनी मर्जी से चुन सकता है। सू होंग ने भी बड़े तमीज के साथ उसका शुक्रिया अदा किया। ये देखकर चिन तियानी को बड़ा मजा आया और उसने अपने दुश्मन की पीठ ठोकते हुए मजाक में उसे बड़ा भला और नेक आदमी बोल दिया। लेकिन असलियत में जैंग लिन को इस बात का पूरा भरोसा था कि एक मामूली टियर 1 वाला नया लड़का जिंदगी में कभी भी उस टियर 2 के स्टूडेंट को धूल नहीं चटा पाएगा, जिसके पास खास किस्म की वुड स्पिरिट बॉडी है। और तभी दोनों खिलाड़ी अखाड़े के बीच में उतर गए, जबकि बड़े बड़े मास्टर्स उन्हें घूर रहे थे। जैंग लिन ने मौका देखकर चुपके से इशारा किया और लिन चुनफोंग को समझा दिया कि लड़ाई में अपनी पूरी ताकत मत दिखाना। अब अपनी तलवार पर मजबूत पकड़ बनाते हुए वो शख्स, उस घबराए हुए चेले ने अपने गुरु को पूरा यकीन दिलाया कि वो सब संभाल लेगा और फिर अपनी तलवार निकालकर लिन तैयार हो गया। लेकिन चुनफोंग के दिमाग में अभी भी अपनी एक्टिंग को लेकर काफी डर बैठा था। उसे लग रहा था कि कहीं गलती से उससे कोई बहुत बड़ी चूक ना हो जाए। वो डर रहा था कि उसके एक वार से इस नए लड़के को कहीं गहरी चोट ना लग जाए। जब उसने गौर किया कि उसका दुश्मन सू होंग बिल्कुल खाली हाथ खड़ा है, तो लिन चुनफोंग ने हैरानी से पूछा कि आखिर सू होंग ने अपना भाला क्यों नहीं निकाला, वही भाला जो वो अपने साथ इस कैंप में लेकर आया था। सू होंग बड़े ही आराम से अपनी अंगड़ाई लेता है और जवाब देता है कि भाई, अभी उसे अपना हथियार इस्तेमाल करने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन असली बात तो ये थी कि सू होंग ने जानबूझकर ऐसा किया था। उसने खाली हाथ लड़ने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उसकी भाला चलाने वाली स्किल बस एक बहुत ही मामूली सी सी रैंक वाली टेक्निक थी, जो उसकी बाकी ताकतवर स्किल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर थी। अब कहाँ वो सस्ती स्किल और कहाँ उसकी नए जमाने की ए रैंक मुक्केबाजी। इसलिए भाला पकड़ने से हमारे एमसी का सिर्फ नुकसान ही होता। बेचारे लिन चुनफोंग को लगा कि ये लड़का उसके सामने बहुत घमंड दिखा रहा है। ये सोचकर लिन चुनफोंग को थोड़ी जलन होने लगी और वो चिढ़ गया। अब वो देखना चाहता था कि इस नए लड़के में इतनी अकड़ कहाँ से आई है। अगले ही पल वो हवा में एक ऊंची छलांग मारता है और वो दुश्मन उस निहत्थे ट्रेनी पर अपनी तलवार लेकर टूट पड़ा। देखो यार, उस लिन चुनफुंग के चारों तरफ एक हरी चमक यानी ऑरा निकल रही थी। चुनफुंग ने अपनी तलवार पूरी ताकत से नीचे चलाई, लेकिन हमारा सू होंग भी कम नहीं था। उसने बड़ी आसानी से उस भारी वार को झटका दे दिया और साइड में हो गया। जैसे ही वो हटा, वो तलवार सीधा जमीन के सख्त पत्थर से जा टकराई। पत्थर का फर्श चकनाचूर हो गया और उसके टुकड़े हर जगह उड़ने लगे। अब यहाँ हमारा एमसी अपनी ए रैंक वाली तेज चलने की ताकत का इस्तेमाल करता है। सू होंग बड़ी शान से उस मैदान में पीछे की तरफ फिसलने लगा। भाई, उसके पीछे हवा का एक रास्ता सा बनता जा रहा था। वो बिना किसी डर के उस गुस्से वाले बंदे से दूरी बनाए रखता है। लिन चुनफुंग की तो आंखें फटी की फटी रह गईं ये सब देखकर। वो हैरान था कि एक नया लड़का इतनी बड़ी ए रैंक की हवा वाली टेक्निक कैसे चला सकता है। वहीं ऊपर बैठे बड़े बड़े उस्ताद ये सारा तमाशा देख रहे थे। उन ग्रैंड मास्टर्स के चेहरे पर एक मजा लेने वाली मुस्कान आ गई थी। एमसी ने कमाल का नजारा दिखाया था, पर दुश्मन उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। लिन चुनफुंग ने ठान ली कि वो उसे बचने नहीं देगा और दोबारा हमला किया। उसने चीख कर कहा कि अब तेरी ये उछलकूद किसी काम नहीं आएगी। उसने तुरंत अपनी लकड़ी वाली जादू की ताकत का जाल बिछा दिया। जमीन के अंदर से मोटी मोटी हरी बेलें तेजी से निकलने लगती हैं।
वो बेलें जमीन से बाहर आईं और एमसी को बुरी तरह जकड़ने के लिए बढ़ी। ये बेलें सू होंग के पैरों में लिपट गईं और ऐसी अनोखी स्किल देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। अरे भाई, ऐसी रेयर कंट्रोल स्किल देखकर सू होंग ने थोड़ी देर के लिए तो लिन चुनफुंग के हुनर की तारीफ की। लेकिन रुको, हमारा एमसी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। वो बिल्कुल शांत रहा और अपनी ताकतवर ऑरा को चारों तरफ फैला लिया। अब वो अपनी असली शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार था ताकि इन जड़ों को तोड़ सके। पर इससे पहले कि सू होंग कुछ कर पाता, वो कमजोर हरी बेलें अपने आप ही टूटने लगी। देखते ही देखते वो सारी वाइन्स हवा में गायब हो गई। ये देखकर वो बेचारा थोड़ा उलझ गया और उसे बुरा भी लगा। उसे समझ नहीं आया कि इतनी दमदार टेक्निक इतनी जल्दी कैसे बिखर गई, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस इसी मौके का फायदा उठाकर लिन चुनफोंग हवा में उछला और सीधा सू होंग के पीछे जा धमका। अपनी तलवार चलाते हुए उसने बड़े गर्व से कहा कि अपने दुश्मन को सिर्फ 1 सेकंड के लिए रोकना ही जीतने के लिए काफी है। पर शायद वो गलत था। हमारा एमसी जरा भी नहीं डरा और उसने बड़े आराम से पीछे मुड़कर देखा। अपने मुक्के पर चमकती हुई हरी हवा की शक्ति इकट्ठा करते हुए वो एक करारा जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। जैसे ही सू होंग ने अपना वो दमदार मुक्का घुमाया, हवा की शक्ति से भरा वो खतरनाक वार देखकर लिन चुनफोंग की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे तुरंत इस बात का पता चल गया कि हमारा एमसी सू होंग हद से ज्यादा तेज है। सू होंग का मुक्का इतनी रफ्तार से आ रहा था कि उससे बच पाना लगभग नामुमकिन था। इससे पहले कि वो अपनी तलवार उठा पाता, मुक्का उसके शरीर तक पहुंचने वाला था। जान बचाने की आखिरी कोशिश में उसने अपनी लकड़ी वाली जादुई टेक्निक निकाली। उसने अपने बचाव के लिए एक बहुत ही मोटी लकड़ी की दीवार खड़ी कर दी। वो खुद को ढकने की कोशिश कर ही रहा था कि ठीक उसी वक्त मुक्का वहां लग गया। पर भाई, उसकी ये हिफाजत बिल्कुल बेकार साबित हुई। सू होंग के उस एक भारी मुक्के ने उस लकड़ी की शील्ड की धज्जियां उड़ा दी। वो दीवार तिनके की तरह बिखर गई और लिन चुनफोंग बहुत दूर जा गिरा। इतनी भयंकर ताकत थी उसमें कि वो गोली की रफ्तार से पीछे की तरफ फेंक दिया गया। हवा में उड़ते वक्त उसे बहुत ही ज्यादा चोट लग चुकी थी। अधमरी हालत में हवा में तैरते हुए लिन चुनफोंग का दिमाग घूम गया था। वो हैरान था कि एक कमजोर दिखने वाला लड़का इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। उसे इस नए बिगिनर की ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं था। वहां खड़े बाकी ट्रेनीज भी ये नजारा देखकर सुन पड़ गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उनके चैंपियन की ए रैंक डिफेंस मिट्टी में मिल गई। इतनी मजबूत शील्ड इतनी आसानी से टूट जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। अब उनके दिल में डर बैठ गया था और वो एमसी का खौफ मान चुके थे। इस लड़के की असली ताकत किसी खूंखार जंगली जानवर से भी कहीं ज्यादा निकली। पूरे मैदान के ऊपर अब सिर्फ सन्नाटा और हैबत छाई हुई थी। अरे भाई, ग्रैंड मास्टर चिन तो जोर जोर से हंसने लगा और अपने दुश्मन का मजाक उड़ाने लगा। देखो कैसे वो उसे छेड़ रहा है, क्योंकि बाजी एकदम से पलट गई थी। पसीने से तर होने के बाद भी ग्रैंड मास्टर जांग अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वो चिल्लाकर कहने लगा कि सिर्फ ताकत होने से ही सब कुछ नहीं होता। उसका मानना था कि सिर्फ जोर लगाने से उसके होशियार चेले को कोई हरा नहीं पाएगा। उसने चिन को चुपचाप बैठकर खेल देखने को कहा, क्योंकि असली मजा अभी आएगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए हमारा एमसी सू होंग बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। वो बहुत ही तेजी से उस भागते हुए लिन चुनफन का पीछा करने लगा। लिन चुनफन पीछे हट रहा था, लेकिन सू होंग ने एक खतरनाक लात चला दी। उसने एक बहुत ही जोरदार वार किया, लेकिन उसकी टांग तो हवा में ही रह गई। भाई, उसकी लात तो दुश्मन के शरीर के आर पार निकल गई। वो तो बस एक परछाई थी जो बिखर गई और एमसी को तुरंत सब समझ आ गया। उसने एहसास किया कि उसने तो असली बंदे को नहीं बल्कि उसके धोखे को मारा है। अब लिन ने अपनी खतरनाक ए रैंक वाली चालाकी दिखाई और गायब हो गया। चुनफंग एकदम से घूमकर हमारे एमसी के ठीक पीछे आ खड़ा हुआ। वो अपनी रफ्तार की डींगे हाँकने लगा और बताने लगा कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी है। उसने अपनी तलवार से एक धमाकेदार हमला किया, लेकिन अभी रुको, हमारे सू होंग ने बड़ी ही आसानी से उसके वार को धूल चटा दी। जब वहां से धूल हटी तो बेचारा लिन चुन बुरी तरह से हाँप रहा था। उसने सू होंग की तरफ देखा और मान लिया कि यह लड़का सच में बहुत खतरनाक है। इस लड़के की भयानक ताकत को देखकर लिन चुनफुंग ने अपना अगला दाव चलाया। अरे भाई, वो उसे हार मानने को कह रहा है और शराफत से ये माना कि अगर उनका लेवल बराबर होता तो हमारा एमसी उसे पक्का हरा देता। ये बदलाव देखकर लिन चुनफुंग हैरान रह गया और उसने देखा कि हमारा हीरो सू होंग नीचे झुका और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। तभी देखते ही देखते तेज नारंगी आग फटी जो सू होंग की मुट्ठी से निकल रही थी। इससे पहले कि लिन चुनफुंग को समझ आता कि ये क्या तमाशा है, आग का एक बहुत बड़ा पिंजरा वहां खड़ा हो गया, जिसने पलक झपकते ही उसे अपने घेरे में कैद कर लिया। गर्मी से उसके पसीने छूटने लगे और लिन चुनफुंग हैरान था कि एक नए लड़के ने इतनी तगड़ी स्किल पर काबू कैसे पा लिया। इतनी कम उम्र में ऐसी शक्ति सीखना वाकई हैरान करने वाला था।
मगर उसे लगा कि सू होंग की ताकत ज्यादा वक्त नहीं चलेगी, इसलिए उसने वहीं रुके रहना बेहतर समझा ताकि आग अपने आप ही ठंडी हो जाए। वहां ऊपर प्लेटफॉर्म पर खड़ा चिन तियानली पूरी तरह बौखला गया, क्योंकि हमारा एमसी इतनी जल्दी आग पर काबू पा चुका था। जैंगलिन उस पिंजरे को देखकर पूरी तरह हैरान रह गया और उसने पूछा कि वो इतना क्यों चौंक रहा है। अरे भाई, जो हुनर तुमने खुद अपने चेले को सिखाया है उसे देखकर तुम ही दंग रह गए। चिन तो अब बुरी तरह फंस गया था और वो बस डर के मारे हकलाने लगा। वो कोई बहाना ढूंढ ही रहा था कि तभी जैंगलिन ने एक और सवाल डाक दिया। वो सख्ती से जानना चाहता था कि जिस लड़के की ताकत हवा से जुड़ी थी वो अचानक ये आग का इस्तेमाल कैसे करने लगा। लेकिन जैंगलिन असल में अपनी नादानी छुपा रहा था, क्योंकि बेचारे को एमसी की असली शक्तियों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। फिर चिन ने थोड़ा खंघारते हुए दिखावा किया, जैसे सब कुछ बिल्कुल आम बात हो। उसने बड़ी होशियारी से कहा कि एक से ज्यादा ताकतें होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चिन अब बस किसी तरह इस बात को यहीं पलट देना चाहता था, इसलिए उसने फौरन मैदान में हो रही उस खतरनाक लड़ाई की तरफ इशारा कर दिया। वो जोर से चिल्लाया कि आखिर ये आग का घेरा अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ। उसने सू होंग के हाथों में चमकती हुई उस नए किस्म की शक्ति को देखा। हमारा एमसी सू होंग वहां बड़े सुकून से खड़ा हुआ था। वो उस पिंजरे के बाहर बिल्कुल शांत था और अपनी मुट्ठी में कुछ अलग ही चीज जमा कर रहा था। उसके हाथ के पास एक हल्की सफेद रोशनी भटक रही थी। वहीं दूसरी तरफ लिन चुनफुंग उस पिंजरे के अंदर कैद होकर डर के मारे कांप रहा था। उसे देखकर ही समझ आ गया था कि अब उसकी शामत आने वाली है। वो समझ चुका था कि सू होंग एक साथ दो काम कर रहा है, यानी पिंजरे को संभालना और हमले की तैयारी करना। देखा जाए तो हमारा एमसी वाकई में एक अलग ही लेवल का खिलाड़ी निकला है। भाई, ये करनामा बड़े बड़े माहिर खिलाड़ियों के लिए भी नामुमकिन सा था। जो बड़े योद्धा हैं उनकी भी हालत खराब हो जाए, और वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। हमारा एमसी यानी सू होंग बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और उसने अपना चमकता हुआ मुक्का सीधा उन शोलों के बीच से निकाल दिया। वो उस फंसे हुए लड़के की तरफ किसी आंधी की तरह लपका। अब जब हमला इतने करीब आ गया तो लिन की तो पूरी तरह हवा निकल गई। लिन चुनफोंग ने घबराहट में अपनी लकड़ी वाली ताकत का इस्तेमाल किया। उसने फिर से वही बचने का रास्ता ढूंढा और मोटी लकड़ियां बुलाईं। वो उन जड़ों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सब बेकार था। एमसी का वो चमकता मुक्का उन लकड़ियों को चीरते हुए निकल गया। बिना रुके वो मुक्का सीधा आगे बढ़ा और जोर से पकड़ाया। वो घूंसा सीधा लिन चुनफोंग के पेट में लगा और उसके मुंह से खून निकल गया। इतनी जोर का धक्का लगा कि वो हवा में पीछे की तरफ उड़ता हुआ गया। वो हारा हुआ लड़का मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक नए लड़के में इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है। सू होंग ने बहुत ही बेरहमी से उसके सीने पर जोर से वार किया। लिन चुनफोंग का खून हर तरफ हवा में बिखर गया। इतने भयानक झटके ने उसे घुमाकर पीछे फेंक दिया। वो बहुत बुरी तरह से जाकर पीछे टकराया। वो आग के पिंजरे की उन जलती हुई दीवारों से जा भिड़ा। इस वजह से उसकी नंगी पीठ पूरी तरह से झुलाश गई। लेकिन अभी रुको, देखो यार, एकदम से वहां हरी रोशनी की लपट निकलने लगती है, जो उसके जले हुए जख्मों को बड़ी तेजी से भरने लगती है। उसकी चमड़ी एकदम पहले जैसी हो गई और वो होशियारी से मुस्कुराने लगा। फिर हमारे लिन ने अपने दुश्मन को साफ साफ बोल दिया कि भाई, मेरी इस झटपट ठीक होने वाली शक्ति को हल्का मत समझना। ये टियर 2 वुड स्पिरिट बॉडी का कमाल है। लेकिन सू होंग पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस गुस्से में उसे घूरता रहा और उसने मन बना लिया था कि अगर एक मुक्के से इसका काम तमाम नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अब उसे इतने मुक्के मारेगा कि वो उठ ही नहीं पाएगा। और वो आगे बढ़ा। सू होंग ने बिना रुके एक के बाद एक हमले करने शुरू कर दिए। अरे भाई, वो उस पर चमकते हुए मुक्कों की बारिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि लिन कब तक खुद को ऐसे बचाता रहेगा। इतने भारी मुक्के खाने के बाद भी हमारा एमसी बिल्कुल नहीं हिला। लिन ने वो सारा दर्द झेल लिया और उल्टा उसे चिढ़ाने लगा। वो कह रहा था कि तेरा ये सब करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि एक टियर 1 वाले की ताकत कभी भी इतनी नहीं हो सकती कि वो मुझ जैसे टियर 2 वाले के सामने ज्यादा देर टिक सके। फिर उसने अपने खाली हाथ में हरी ताकत का एक गोला बनाया। लिन ने उस गोली को एकदम कस के पकड़ा और उसे ललकारा। वो देखना चाहता था कि अब सामने वाले में कितना दम बचा है। अब देखना यह था कि पहले ये आग का पिंजरा टूटेगा या सू होंग की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। ये बात समझते ही कि उसकी आग वाली ताकत काफी खतरनाक हद तक कम हो चुकी है, सू होंग ने अचानक हमला करना बंद कर दिया। उसे पता था कि अगर ये पिंजरा अपने आप बिखरा तो सारा खेल उसके खिलाफ पलट सकता है। इसलिए उसने खुद ही उस आग वाली कैद को खत्म कर दिया। जैसे ही आग गायब हुई, लिन खुशी से पागल होकर हंसने लगा। उसे लगा कि हमारे एमसी ने हार मान ली है, तो वो चिल्लाया कि अब मेरी बारी है हमला करने की, और सू होंग की हार तो अब पक्की है। लेकिन भाई, उसकी वो घमंडी हंसी तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह खौफ ने ले ली, क्योंकि सू होंग ने अपने हाथों में सुनहरी बिजली और आग का एक जबरदस्त गोला बनाया और बड़े आराम से बताया कि वो इस बड़े दाव का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा शक्ति खर्च हो जाती है।
सुहोंग के हाथों में उस भयंकर शक्ति को देखकर लिन के तो डर के मारे पसीने छूटने लगे। भाई, लिन के पसीने छूट गए क्योंकि वो दंग रह गया कि सिर्फ टियर 1 का योद्धा इतनी भयंकर और खतरनाक शक्ति कैसे दिखा सकता है। अब घबराहट में लिन को समझ आ गया कि वो किसी भी हाल में सुहोंग को अपने करीब नहीं आने दे सकता। इसलिए उसने अपने चमकते हरे हाथों को पत्थरी जमीन पर दे मारा और अपनी बची कुची सारी की सारी शक्ति एक साथ इकट्ठी करने लगा। अपनी बचाव वाली टेक्निक का नाम जोर से चिल्लाते हुए उसने लकड़ी के मोटे खंभों की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी, जो सीधा जमीन को चीरते हुए बाहर निकल आई ताकि वो खुद को हमले से बचा सके। तभी हमारे एमसी की आंखों में सुनहरी चमक तेज हो गई और उसने उस ऊंची लकड़ी की दीवार की तरफ अपने कदम बढ़ाए और अपना मुक्का पीछे खींचकर तैयार किया, जिसपे बिजली की चिंगारियां पूरी रफ्तार से नाच रही थीं। अब अगले ही पल पूरी जान लगाकर सुहोंग ने अपने बिजली से भरे उस दहकते हुए मुक्के से इतना तगड़ा प्रहार किया कि वहां की हवा तक कांप गई। सुहोंग का वो जोरदार वार उस मजबूत लकड़ी की दीवार को बिल्कुल किसी मामूली कागज की तरह चीरते हुए आर पार निकल गया और उसकी वो बेहिसाब ताकत, अरे भाई, हमारे एमसी का वो जोरदार मुक्का सीधा लिन के मुंह पर जा लगा। उसका असर इतना खतरनाक था कि वो हवा में उड़ता हुआ पीछे की तरफ निकल गया। बेहोशी की हालत में उसका शरीर उस सख्त पत्थर के फर्श पर जा गिरा, लेकिन सुहोंग वहां बिल्कुल शांत खड़ा रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चारों तरफ आग की लपटें और मलबा था और वो बस अपने हारे हुए दुश्मन को देख रहा था। उसकी हालत देखकर वहां मौजूद हर कोई एकदम सन्न रह गया। पूरे मैदान में अचानक से ऐसी खामोशी छा गई कि सबकी बोलती बंद हो गई। यांग सिटी के जितने भी ट्रेनीज वहां बैठे थे, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उनके बीच एक अजीब सा डर और अफरा तफरी मचने लगी। वो ये देखकर कांप उठे कि उनका सबसे बड़ा खिलाड़ी इतनी बुरी तरह ढेर हो गया। उनका चैंपियन, जिसके पास टियर 2 वाली हीलिंग की शक्ति थी, वो भी धूल चट गया। इतनी ताकत होने के बावजूद हमारे एमसी ने उसे सिर्फ एक ही झटके में बेहोश कर दिया। सब समझ गए थे कि उस मुक्के की ताकत किसी मामूली इंसान की नहीं थी। वो हमला बिल्कुल किसी पुरानी कहानियों वाले एस रैंक मूव जैसा खतरनाक था। उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुहोंग अभी भी सिर्फ टियर 1 का फाइटर है। इतनी तबाही मचाने के बाद भी वो अभी शुरुआती लेवल पर ही था। ये मंजर देखकर ग्रैंड मास्टर चोंगलिन के पसीने छूटने लगे। वो इतने बड़े सदमे में था कि बस आंखें फाड़े देखता ही रह गया। फिर उसने अपने पुराने दुश्मन की तरफ मुड़कर गुस्से में सवाल पूछा। वो जानना चाहता था कि आखिर चिनली ने किस तरह का खतरनाक राक्षस तैयार कर दिया है। जैसे ही जोंगलिन को कैंप में लाया गया, वो डर के मारे थर-थर कांप रहा था। उसने अरीना की तरफ इशारा किया क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि इस लड़के ने क्या गजब ढा दिया है। हमारे एमसी ने एलिमेंट फ्यूजन का इस्तेमाल करके वहां पूरी तबाही मचा दी थी। इतना खतरनाक नजारा देखकर वो पूरी तरह हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा टियर 1 फाइटर ऐसी नामुमकिन चीज कैसे कर सकता है। इतनी कम उम्र में ऐसी बड़ी टेक्निक पर काबू पाना कोई मामूली बात नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर चिन बड़े ही मजे से अपनी चाय की चुस्कियां ले रहे थे। वो बड़े ही मासूम बनकर कहने लगे कि वो ये राज किसी को नहीं बताएंगे। उन्होंने ठान लिया था कि वो अपने पुराने दुश्मन को सुहोंग के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। खासकर ये बात कि सुहोंग ने डुअल एलिमेंट फ्यूजन जैसी चीज को इतनी जल्दी सीख लिया है। सिर्फ 1 महीने के वक्त में उसने इस मुश्किल हुनर को पूरी तरह समझ लिया था। ये सब सुनकर जोंगलिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी कानों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। चिन ने अपनी तारीफें जारी रखीं और नजरें चुराकर एक और बड़ी बात कह दी। वो बोला कि अगर जोंगलिन को पता चला कि सुहोंग कितना ज्यादा खतरनाक है, कि वो 7 एलिमेंट्स के साथ बिल्कुल सही तरीके से मिल चुका है और वो एक साथ 7 अलग अलग टेक्निक्स की तैयारी कर रहा है, तो बेचारा जोंगलिन डर के मारे वहीं दम तोड़ देगा। ये सुनते ही बेचारे जोंगलिन का दिमाग पूरी तरह घूम गया। वो इतने बड़े सदमे में था कि उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। चिन ने थोड़ा अनजान बनने का नाटक किया और मुस्कुराकर माफी मांगने लगा। वो राज गलती से उसके मुंह से निकल तो गया, पर उसकी टेढ़ी मुस्कान बता रही थी कि उसे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जोंगलिन तो मानो सदमे में पत्थर का बन गया था। उसका दिमाग ये बात हजम ही नहीं कर पा रहा था कि कैसे एक मामूली सा स्टूडेंट इतने बड़े और खतरनाक कारनामे कर सकता है, वो भी सिर्फ 1 महीने के वक्त में। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए चिन ने अपने उस हैरान परेशान दुश्मन के गले में हाथ डाला।
और उसे उनकी उस शर्त की याद दिला दी। अब क्योंकि सू होंग ने ये मुकाबला पूरी तरह जीत लिया था, तो चिन ने मांग की कि अब जंगलिन को, हमारे एमसी को, वो ए रैंक वाली थंडर स्पीयर की कला सिखानी होगी और साथ ही अपनी सबसे खास पाम थंडर की शक्ति भी देनी होगी। और होशो हवास खोने की वजह से जंगलिन ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। कुछ देर बाद एक बहुत ही बड़े गुंबद जैसे अभ्यास करने वाले कमरे में सू होंग और ग्रैंड मास्टर जोंगलिन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। उस शानदार मैदान में उनके हाथों में मुकाबला करने वाले भाले पकड़े हुए थे। जोंगलिन उस नौजवान सीखने वाले को हैरत से देख रहा था, क्योंकि वो लड़के की इस शैतानी क्षमता को देखकर दंग रह गया था। उसने माना कि अरे भाई, वो अपने मन में सोचने लगा कि उसने आज तक किसी को नहीं देखा जो सू होंग जैसा इतना खतरनाक और काबिल हो। फिर अपनी हैरानी को थोड़ा साइड में रखते हुए जोंगलिन ने आखिरकार उसे बताया कि वो कौन सी तबाही मचाने वाली टेक्निक दिखाने वाला है। ये एक ए रैंक की बिजली वाले भाले की कला थी, जिसे सब 9 हेवन ब्रेकिंग स्पीयर्स के नाम से जानते हैं। जैसे ही नीली बिजली बहुत जोरों से उसके भाले के पास कड़कने लगी, जोंगलिन ने उस टेक्निक की सारी गहराइयां समझाना शुरू किया। उसने कहा कि इस पूरी कला में कुल मिलाकर 3 स्टैंसेस हैं और हर एक में 3 अनोखे दाव पे छुपे हुए हैं। उसने वार्न किया कि इसकी तबाही मचाने की ताकत और इसे सीखने की मुश्किल दोनों ही हर अगले स्टैंस के साथ कई गुना बढ़ती चली जाएंगी। इस मूव की भयानक मुश्किल को देखते हुए जोंगलिन ने साफ कहा कि वो आम तौर पर कभी भी टियर 4 से कमजोर किसी भी योद्धा को ये नहीं सिखाता, लेकिन हमारे एमसी के इस अनोखे हुनर को देखकर उसे पूरा भरोसा था कि ये लड़का इसका पहला स्टैंस बिना किसी बड़ी दिक्कत के आराम से सीख लेगा। सू होंग को ध्यान से देखने का इशारा करते हुए जैंग लिन की आंखों में बिजली की चमक उठ खड़ी हुई और उसने अपना हमला शुरू कर दिया। अरे भाई, जंग लिन ने अपनी पहली स्टांस दिखाई, जिसका नाम रिवर ओवरटर्निंग था। इसमें से बिजली की एक इतनी बड़ी लहर निकली कि देखकर ही डर लग जाए। वो बिजली पूरे मैदान में ऊपर से नीचे तक तेजी से गिरने लगी। देखो कैसे वो बिना रुके अगले वार की तरफ बहुत ही आराम से बढ़ा। जैंग लिन ने चिल्लाकर अपनी दूसरी स्टांस का नाम सबको बताया। इस सी इन्वर्टिंग स्टांस का तेवर ही बिल्कुल अलग था। उसने अपना भाला घुमाया और बिजली का एक भटकता हुआ समुद्र खड़ा कर दिया। वो बिजली पूरे अखाड़े में एक गुस्से में भरी लहर की तरह दौड़ने लगी। हमारा सू होंग भी अपने हथियार को कस के पकड़े हुए ये सब देख रहा था। वो सामने दिख रही इस हैरत अंगेज ताकत को देखकर दंग रह गया। इस बिजली के तूफान के बीच में फंसकर सू होंग को अपनी हालत खराब लग रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो गहरे समुद्र में फंसी एक छोटी सी नाव हो। वो जानता था कि बिजली का एक छोटा सा झटका भी उसे पूरी तरह खत्म कर सकता है, लेकिन जैंग लिन कहाँ रुकने वाला था। उसने एक बहुत ऊंची छलांग लगाई। वो अपनी तीसरी स्टांस यानी हेवन ब्रेकिंग दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसने अपना भाला पूरी ताकत से नीचे की तरफ दे मारा। इससे एक बहुत ही तेज बिजली का धमाका हुआ जो सीधे कमरे के बीच में गिरा। उस जगह पर बिजली के फटने से वहां की हालत ही बदल गई थी। पूरा कमरा उस धमाके की गूंज और ताकत से कांप उठा था। उस हमले के बाद जो बची हुई ताकत थी वो बहुत ही खौफनाक लग रही थी। देखते ही देखते वहां एक बेहद बड़ा और डरावना नजारा बन गया था। अरे भाई, वहां तो चारों तरफ बिजली का एक खौफनाक बावड़र घूमने लगा था। उस भयानक तूफान को देखकर हमारे एमसी सू होंग को सब समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि ग्रैंड मास्टर ने अब तक अपनी असली ताकत को दबा कर रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका ये बेहद मजबूत ट्रेनिंग रूम तबाह हो जाए। हालांकि सू होंग को उस वक्त ऐसा लगा मानो वो इतनी भारी ताकत के सामने एक नन्ही सी चींटी हो, लेकिन इतनी तबाही देखकर भी हमारे हीरो की आंखों में चमक थी। उसने अपने मन में एक बहुत ही पक्का फैसला कर लिया था कि एक ना एक दिन वो भी इसी लेवल की ताकत हासिल करेगा, वो भी ऐसी तबाही मचाने वाला योद्धा बनेगा। और तभी तूफान थमा। जैसे ही वो बिजली शांत हुई, जैंग लिन ने सू होंग को एक मैनुअल दी। ये एक छोटी सी किताब थी जिसमें 9 हेवन ब्रेकिंग स्पीयर्स का राज था। इन आसमान चीरने वाले भालों के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि पहले हमारा एमसी खुद से इसकी खूब प्रैक्टिस करे और अगर कोई भी शक हो तो बाद में जरूर पूछ लेना। हमारे एमसी ने भी बड़ी इज्जत के साथ अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा किया। उनकी बेहतरीन सीख के लिए सू होंग ने अपना सर झुका दिया। तभी ग्रैंड मास्टर ने बड़ी गर्मी के साथ मुस्कुराते हुए कहा कि वो तो बस अपनी पुरानी शर्त को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि जैसे ही सू होंग इसका पहला स्टैंड सीख लेगा, तब वो उसे इसका दूसरा और भी तगड़ा मार्शल आर्ट सिखाएंगे। अरे भाई, ये है पाम थंडर टेक्निक, जिसके बारे में जैंग लिन ने बड़े आराम से बताया। उसने समझाया कि भले ही यह स्पीयर आर्ट काफी दमदार है, लेकिन इसकी ताकत अभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंची है। अगर इसका मुकाबला उसकी सबसे खास पाम थंडर टेक्निक से करें तो ये कुछ भी नहीं। उस मैनुअल को अपने हाथों में जोर से दबाए हुए हमारे सू होंग की आंखों में एक अलग ही जुनून दिख रहा था, क्योंकि वो ये जानकर हैरान था कि पाम थंडर की ताकत इतनी ज्यादा भयंकर हो सकती है। इतनी तबाही मचाने वाली चीज देखकर उसने फौरन मन बना लिया
कि वो इस स्पीयर आर्ट पर जितनी जल्दी हो सके महारत हासिल कर लेगा और बस अपना हाथ हिलाते हुए जैंग लिन ने वहां से जाने की तैयारी की। वो उस डोम से बाहर निकलने लगा और जाते जाते उसने बताया कि उसे कुछ बहुत ही जरूरी मशवरा करना है ग्रैंड मास्टर चिन के पास जाकर, और उसने वादा किया कि वो जल्द ही लौटेगा ताकि वो बाद में आकर देख सके कि सू होंग ने कितनी तरक्की की है। इस तरह उसने उस नए सीखने वाले को वहां अकेला छोड़ दिया ताकि वो बिना किसी रुकावट के अपनी कड़ी मेहनत शुरू कर सके।